कि मेरा कहना ये है, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले, एज ए ह्यूमन, ये रूल है कि आपको ना पर्सनल लेवल पे हमेशा अपने एफर्ट को, अपने एक्शन को अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई आपने एफर्ट लगाया, आपने एक्शन लिया, तो उसी की ताली बजा देनी चाहिए, भाई एटलीस्ट आई डिड दैट पार्ट। बट प्रोफेशनल लाइफ में जो रूल होता है ना, वो होता है रिजल्ट, कि वहां पे अप्रिशिएट करना चाहिए रिजल्ट को। वो बातें बनती हैं, उसी की हम बातचीत करेंगे। बट एक बिलीफ जो हम पहली क्लास में हमने बिल्ड किया था, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका एग्जाम्पल आपने कल देखा होगा जब मंडे आपने डील किया होगा, कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू डिसाइड दैट ऑटोमेटिकली गोज टूवर्ड्स द डिफॉल्ट फ्यूचर। डिफॉल्ट फ्यूचर आपको ना बार बार अट्रैक्ट करेगा, आपको बार बार अपनी तरफ बुलाकर लेकर आएगा। बट मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, कि जो डिफॉल्ट हो रहा है, उसी डिफॉल्ट को अगर आप डिक्लेयर कर दो दोबारा से, तो वो आपका डिसाइड बन जाएगा। आपके पास पावर जो है, आपके पास जो एबिलिटी है उस फ्यूचर को क्रिएट करने की, वो वापस से आपके पास आ जाती है। लेट सपोज आपने प्लान किया था कि भाई मैं आज किसी को पेमेंट दूंगा, और बैंक में कोई चेक आपका क्लियर होना था, बट वो चेक क्लियर नहीं हुआ, और अब आपको टेंशन हो रही है। तो आप अपने फ्यूचर को दोबारा से डिक्लेयर कर दो ना, क्योंकि जो डिक्लेयरिंग की पावर है, जो क्रिएशन की पावर है, वो ऑलवेज लाइज विद यू। वो हमेशा से आपके पास रही है। अगर आप उसके साथ फाइट करोगे, डिसाइड नहीं करोगे, तो वो आपको ज्यादा पेन देगा। आपने किसी इंसान को बोला भाई मैं तेरे पास 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, बट रास्ते में था ट्रैफिक, या गाड़ी खराब हो गई, या पंचर हो गया। तो अब आपको पता है कि यार मैं उस डिसाइड फ्यूचर में जो मैंने डिसाइड किया था मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो उसको डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहा है, उसमें वापस जो हो रहा है उसको आप वापस से क्रिएट कर दो ना, बिकॉज ऑलवेज क्रिएशन की पावर एज ए ह्यूमन हमारे पास रहती है। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑलवेज फाइंड आउट एटलीस्ट 2 और 3 मिनट्स। आज मैंने स्पेसिफिकली अपने टास्क में लिखा है कि मई मंथ में कम से कम 8 से 10 बार ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज में करूंगा पूरे दिन में। हर एक घंटे बाद कोई भी जो मैंने काम कर लिया, जैसे मेरे को याद आएगा, तो इसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि एज ए बिजनेस ओनर आप अपने मेंटल लेवल को बहुत नेक्स्ट लेवल पर यूज करते हो। आपका दिमाग है ना, जो ब्रेन, वो ज्यादा यूज होता है। तो ब्रेन को का जो फीड है, ब्रेन की जो एक्सरसाइज है, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो है आपका प्राणायाम, वो है आपका ओम का उच्चारण, वो है आपका, वो कहते हैं ना, मेडिटेशन। तो इसको हम दोबारा से करेंगे आज, और अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप जिस भी स्थिति में जहाँ बैठे हैं, तो 3 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। और जितना ज्यादा ओम आप खींचते हैं, उतना ज्यादा आपकी ब्रीथ, आपके लंग्स की कैपेसिटी के बारे में पता लगता है आप कितने हेल्दी हैं। 1 2 एंड गो। सेकेंड। लास्ट। ग्रेट। इनहेल करेंगे काउंटिंग के साथ। इनहेल 1 2 3, होल्ड 2 टाइम, 3 4 5 6 7 8, एंड एक्सेल 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8, and exhale 2 3 4 5 6 7 8। ब्रीथ पे फोकस करेंगे। जब आप सांस ले रहे हैं, महसूस करना है ठंडी ठंडी सांसें जा रही होंगी। जब छोड़ रहे होंगे तो वो सांसें गर्म होकर वापस आ रही होंगी।
जब ब्रीथ ले रहे होंगे तो आपकी बॉडी फूल रही होगी, आपका पेट फूल रहा होगा। जब आप सांस छोड़ रहे होंगे तो आपका पेट सिकुड़ रहा होगा, आपको बॉडी रिलैक्स कर रही होगी। ये 3 एक्सरसाइज हैं। इनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज अगर आप एक एक घंटे में, 2-2 घंटे पे करोगे तो आप अपने मेंटल लेवल को ज्यादा अच्छा बनाओगे, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओगे। इस महीने मेरा फोकस स्पेसिफिकली इन एक्सरसाइज के ऊपर है। दिन में कम से कम 8-10 बार हर घंटे में मैं इसके ऊपर फोकस करने वाला हूँ। अब मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने किया था वो फोकस किया था एज ए क्लास कि 2 कोर प्रॉब्लम है किसी भी सेल्स में। तो किसी भी तरीके का बिजनेस ओनर हो, किसी भी सेगमेंट का बिजनेस ओनर हो, उसके बिजनेस में 2 ही सेल्स की प्रॉब्लम है। पहली सेल्स की प्रॉब्लम है कि लीड्स कैसे लाएं, और दूसरी कि लीड्स तो आ गई हैं, इनको कैसे कन्वर्जन करें। और ये सदाबहार प्रॉब्लम है हर बिजनेस ओनर के लिए। और वो इसी का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा एज ए डिजिटल एसेट, इसके ऊपर एक पीएचडी नहीं कर रहा है, इसके ऊपर एक रिसर्च नहीं कर रहा है, ताकि वो अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर सके। जो कोको टेक्निक है, जो कोको मॉडल है, जो कोको तरीका है, वो इन दोनों ही जगह पे आपको मदद करता है। आपको लीड लाने में भी मदद करता है, आपको कन्वर्जन दिलाने में भी मदद करता है। इसीलिए मैं कोको टेक्निक सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप एज ए बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में इस वाली टेक्निक को जरूर लगाएं। हमने बात की थी कि अगर आपको 100 लीड्स लानी है तो आपको 2 पेज बना लो। पहला लीड्स लाने का, दूसरा कैसे कन्वर्जन हो। और इन 2 पेज के ऊपर डेली बेसिस पे बिजनेस आइडिएशन करो। अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट बनाओ और उसके अंदर ये दिमाग लगाओ कि मैं अपने बिजनेस में कैसे कैसे लीड्स को ला सकता हूँ। लीड्स लाने से पहले 3 बेसिक स्टेप। पहला कि आपके पास एक धारदार मैसेज होना चाहिए। एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जो आपकी टारगेट ऑडियंस के पेन को, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी सीक्रेट डिजायर के आसपास बात करता हो। जब आप उस मैसेज को बना लो पीडीएफ की फॉर्म में, रिटर्न कंटेंट की फॉर्म में, किसी पिक्चर की फॉर्म में, तो आप उसको भेजोगे कैसे, उस मीडियम को चूज कर लो। क्योंकि आपके पास बहुत सारे मीडियम्स है, आपको चूज करना होगा आपका मीडियम कौन सा है उस संदेश को वहां तक पहुंचाने के लिए। और फिर आप अपने पास एक डाटाबेस मेंटेन करने का स्ट्रक्चर बना लो। क्योंकि जब तक आपके पास डाटाबेस मेंटेन का स्ट्रक्चर नहीं है तब तक आपके बिजनेस में लीड्स मैनेज करना और उनको कन्वर्ट करने में चैलेंज आएगा। तो ये बेसिक फाउंडेशन है। जब ये बेसिक फाउंडेशन डन हो जाएगी तो इस धरती पे 3 ही तरीके हैं बिजनेस में लीड लाने के। आप ये देखो कि आपको कौन सा सूट करता है। पहला तरीका है जहां पे रेफरेंसेस के थ्रू, यानी कि ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू, लोगों के थ्रू लीड्स आती हैं। दूसरा है ऑनलाइन के थ्रू, और तीसरा है ऑफलाइन के थ्रू। तो जब हमने बात की कि भाई रेफरेंसेस के थ्रू आती है, तो जितने ज्यादा आपको लोग जानते होंगे उतने ही चांसेस हैं आपके पास रेफरेंसेस आने के। क्योंकि रेफरेंस कौन देते हैं? ह्यूमंस देते हैं। तो ह्यूमंस के साथ अगर कनेक्ट करना है तो कई तरीके के ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स में आपको अपने हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ बिजनेस लर्निंग के ग्रुप्स हैं, कुछ बिजनेस नेटवर्किंग के ग्रुप्स हैं, कुछ एसोसिएशन है, कुछ चैम्बर्स हैं, कुछ एनजीओज हैं, कुछ हेल्थ से फोकस वाले हैं, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के हैं। तो ये सारी चीजें मैंने उस दिन बताई थी, आपको समझाई थी कि जितने ज्यादा ग्रुप्स में, जितने ज्यादा अलग अलग सेगमेंट में आप पार्टिसिपेट करोगे, चांसेस हैं कि आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपकी जान पहचान बढ़ेगी। हमने फिर बात की थी कि हमें कन्वर्जन अगर करना है, लीड्स तो आ जाती हैं, उसको कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास माल नहीं। क्योंकि महीने में आज भी तो 2-4 लीड तो आ ही रही होंगी ना आपके पास। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आ रही है। अगर 2-4 भी आ रही हैं तो क्या वो जो लीड आई उसके लिए कन्वर्जन का मैकेनिज्म आप लोगों ने बना लिया? तो एक मैकेनिज्म बनता है कि आपके पास डिटेल्ड डिजिटल एसेट डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में पीएसबी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट की डिटेल्ड डॉक्यूमेंट चीज होनी चाहिए आपके पास में। कि भाई आपके पास विद केस स्टडीज, विद पिच प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर डिटेल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा, 3 वाई। अगर आपको इसकी क्लैरिटी है अपने क्लाइंट से बात करते वक्त, लीड जो आपके पास आई उससे बात करते वक्त, कोई बंदा उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदे, दूसरा उस प्रोडक्ट को आप ही से क्यों खरीदे, और उस प्रोडक्ट को आप ही से खरीदे लेकिन आज ही क्यों खरीदे। अगर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपने इन डिटेल लिख रखे हैं तो इसका मतलब चांसेस है कि क्लाइंट के कन्वर्जन होने के। हम यही होमवर्क नहीं कर रहे हैं। जो बेसिक चीज है ना, हम उसी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम कुछ नई, कहते हैं ना, चमकदार चीज की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ छुपी है ना वो बेसिक्स में छुपी है। जैसे एक एथलीट जो होता है ना वो बेसिक्स पे ही काम करता है।
रोज उठता है, पार्क जाता है, पसीना बहाता है, अच्छी डाइट खाता है और अपने काम, अपने गेम पे फोकस लगाता है। तो हमें भी अपने बिजनेस के बेसिक्स को ठीक करना है। तीसरी जो चीज थी, जो ज्यादातर कन्वर्जन के टाइम पे लोगों को जिसका आंसर नहीं पता, जिसके लिए डिस्कस नहीं किया गया, वो है कि ह्यूमंस हमेशा आपसे डिस्काउंट मांगेंगे, प्राइस के ऊपर बात करेंगे, आपके कंपटीटर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वी इंडियंस आर प्राइस सेंसिटिव। हम प्राइस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, हमारे डीएनए के अंदर है। तो क्या आपने प्राइस से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड एक डिटेल डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा है कि कोई बंदा जब प्राइस से रिलेटेड बात करता है कि जी आपको मैं इतना कमीशन नहीं दूंगा, या आपके प्राइस को इतना कम कर दूंगा, या आपसे ज्यादा अच्छा तो वो बंदा दे रहा है, तो क्या आपने इन क्वेश्चंस के आंसर एक जगह लिख लिए हैं? फिर हमने बात की थी कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ एडिशनल स्ट्रीम्स, कुछ और इनकम के ऑप्शन होने चाहिए जहां से आप अपने क्लाइंट को सर्व कर सकते हो। हम ह्यूमन विदाउट गोल में एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया है कि जितने भी एचआर हैं, जितने भी लोग जो बिजनेस कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, अगर उनके को अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो वो एक टॉफी प्रोडक्ट उनके बड़े काम का हो सकता है। तो दैट मीन्स आपके पास अपना खुद का अलग इनकम स्ट्रीम्स, या जिससे आपके क्लाइंट को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी आपके पास होने चाहिए। लेट सपोज आपका कोई मित्र आपको एंटरटेनमेंट के लिए डिस्काउंटिंग कूपन दे रहा है, क्योंकि छुट्टियों का माहौल आ रहा है और लोग छुट्टियों में घूमने फिरने जाते हैं। तो कोई बंदा कह रहा है कि यार मेरे पास ना डिस्काउंटिंग वाउचर्स पड़े हैं घूमने फिरने वाले, तो अगर आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हो मूवी के लिए, फूड के लिए, तो आप प्लीज इसको सेल करा दो। तो यानी कि आप उसके बिजनेस में जब मदद करोगे, आपको पता है कि ये मेरे क्लाइंट के लिए एक विन विन फॉर्मूला है, तो वो चीज भी आपके लिए एक कारगर सिद्ध हो सकती है अपने क्लाइंट के कन्वर्जन। फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि भाई जो बेसिक्स हैं बिजनेस के, उसके अंदर आपको फोकस करना, उसके अंदर क्लैरिटी लानी। फिर हमने ये भी बात की थी कि एज ए बिजनेस ओनर आपको लोग तो बहुत सारे जानते हैं, बट वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को नहीं जानते कि आप बेचते क्या हो। तो आपको आपके नाम के साथ साथ आपके काम की फाउंडेशन को बनाना है, लोगों को बताना है कि आप काम क्या करते हो, क्योंकि आप बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो, और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको बेसिक फाउंडेशन पे काम करना होगा। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि आप एज ए बिजनेस ओनर काम कर रहे हो अपने बिजनेस को स्केल करने पे, सेलेबल बनाने पे, या सिर्फ इसको खोद खोद कर अपने घर का काम चला रहे हो। हमने बात की थी अगर बिजनेस को सस्टेनेबल और स्केलेबल बनाना है, तो बिजनेस को चाहिए होते फंड्स। बिना पैसे के बिजनेस नहीं चलते। और बिजनेस में पैसा लाने के ये चार ही तरीके हैं जिससे पैसा आता है। तो सेल्फ फंडिंग से आपने बिजनेस शुरू कर दिया, जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा होता तो आप सेल्फ फंडिंग से ही पैसा लगाते हो। एक्चुअल जो पैसा है, प्योर जो पैसा है बिजनेस के अंदर, वो आता है सेल्स करने से। वो सेल्स जो होगी वो दो ही तरीके से होगी, जिसकी मैंने मास्टरी के लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बोला है। तीसरा, हमें कई बार बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए चाहता है सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, जो हमें बैंक से या इंस्टीट्यूशन से मिलता है या लोगों से मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कान खोलकर सुन लो, जो बिजनेस ओनर फोकस नहीं करते, वो है स्टेक सेल करके। यानी कि आप अपने बिजनेस की हिस्सेदारी बेचकर भी पैसा ला सकते हो, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग फोकस ही नहीं करते। वो बड़े प्राउड से, बड़े चाव से स्टॉक मार्केट के शेयर तो खरीदते हैं, लेकिन वो अपने खुद के स्टेक को बेचने की काबिलियत नहीं रखते, उस बिजनेस मॉडल को वैसे बिल्ड नहीं करते। फिर हमने बात की थी अगर आप बिजनेस के स्टेक को सेल करना चाहते हो, जो आपकी रियल एसेट है, जो आपकी प्योर एसेट है, तो आपको उसको बेचने के लिए दो चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। एक है गुडविल और ब्रांड वैल्यू, और दूसरा है डाटाबेस और कनेक्शंस। डाटाबेस के लिए हमने बात की थी कि आपका डाटाबेस सेग्रीगेटेड होना चाहिए, सेगमेंटेड होना चाहिए, बहुत अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। अगर आप अपने डाटाबेस को, जो की एसेट है आपके बिजनेस की, उसी को अगर मेंटेन नहीं करते, उसी के लिए खर्चा नहीं कर रहे, उसी को अगर आपने ऑटोमेट नहीं कर रखा है, तो आपने बहुत बड़ा नुकसान कर रखा है। यानी कि आपका बच्चा जा रहा है स्कूल में पढ़ने, बट ना वो किताब लेके जाता है ना कॉपी लेकर जाता है, वो कहता है जी मैं वहीं से सीख के आ जाऊंगा, तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। क्योंकि मेमोरी की एक पावर है चीजों को रिस्टोर करने की।
तो उन चीजों को रिवाइज करेगा जो बुक्स के थ्रू और नोटबुक के थ्रू देखेगा। तो आपके पास आपका डाटाबेस मैकेनिज्म मेंटेन करने का सिस्टम होना चाहिए। हमने बात की थी कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि वो एक्सेल यूज करे, सीआरएम यूज करे, गूगल शीट यूज करे, जोहो यूज करे। तो मैंने जो एक्सपर्ट से बात की, जो चैलेंजेस और बेनिफिट को मैंने नोट डाउन किया, उसके बेसिस पे ये समझ में आया कि अगर आपकी टीम 2-3 लोगों की है और आप अभी अर्ली स्टेज पे है, तो आप अपनी गूगल शीट से काम चला सकते हो। अगर आपके पास डाटाबेस कम है, तो आप गूगल शीट से काम चला सकते हो। अगर अभी आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आप पैसा नहीं खर्चना कर चाहते हो, तो आप गूगल शीट से काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डाटाबेस 15, 20, 30 हजार लोगों का है, अगर आपके पास 10, 12, 15 लोगों की टीम है, और आपको लगता है कि भाई मैं साल के 30, 40 हजार रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ, अपनी कंपनी को एमएनसी का फील दे सकता हूँ, तो आपको 100% किसी ना किसी सीआरएम की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। वो आपको एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है। साथ में हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि 3 डिपार्टमेंट जो मोटा मोटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उसके अंदर ये 6 सिस्टम्स तो 100% चाहिए। आपको, आपके पास ये 6 सिस्टम चाहिए। अगर ये 6 सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, जिसको समझने के लिए बोलते हैं गधा मजदूरी। यानी कि आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो अपने कंधों पे सामान रखकर। पहला, कि आपके पास एक सीआरएम, सेंट्रली डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, सारे कॉन्टैक्ट आपके एक जगह पे अलाइंड होने चाहिए। दूसरा, उन कॉन्टैक्ट्स के ऊपर व्हाट्सएप, एसएमएस, मेलर ऑटोमेशन करने का टूल होना चाहिए। तीसरा, जो भी आपके पास लीड्स आती हैं, जो भी आप सेल्स करते हो, तो उसको फॉलो अप करने के लिए, कीप इन टच रहने के लिए, जो जो आपने मैसेजेस बना रखे हैं कि पहला मैसेज ये जाएगा, फिर ये मैसेज जाएगा, इसके बाद ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, ये वाला सिस्टम स्ट्रक्चर डिफाइन होना चाहिए। तीसरा, चौथा, आपके पास इनवॉइस, कोटेशन, पेमेंट, कलेक्शन का सिस्टम और स्ट्रक्चर होना चाहिए। टैली इज नॉट फुल्ली सफिशिएंट, टैली के साथ साथ आपके पास कुछ एडिशनल और चीजें होनी चाहिए। पांचवा, ये बहुत काम की चीज है, कि आपकी टीम के टास्क, उनकी अटेंडेंस, उनका पेरोल ट्रैकर सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए। और लास्ट, जो इन सब की बुनियाद है, क्यारे, केपीआई, चेकलिस्ट और एसओपी, हर चीज लिख दो, और जो चीज लिखी है उसको कर दो। यही मूल मंत्र है आपके बिजनेस को चलाने का। यानी कि जितने काम आप करते हो उसको रोज नोटिस करो, इसमें से कितने काम रिपीट नेचर के हैं, कितने काम डेलीगेशन के हैं, उनकी चेकलिस्ट बनाओ, उनको प्रोसेस में डिफाइन करो। साथ में हमने बात की थी उस टाइम पे, एज ए ह्यूमन हमें बड़ा अच्छा लगता है सुनना, क्लास को अटेंड करना, बट जब डूइंग की बात आती है तो हम कर नहीं पाते। मैंने परसों आपको एक मैसेज डाला था कि मई मंथ अभी शुरू हुआ है आप लोगों का, इस मई मंथ के 5 गोल तो डिफाइन कर दो, कि भाई ये 5 चीजें जिसमें फोकस करने वाला हूँ, और उसके गोल डिफाइन कर लो, कि भाई मैं हेल्थ से रिलेटेड ये टारगेट ले रहा हूँ, इसके लिए ये एक्शन लूंगा। मैं सेल्फ और फैमिली से रिलेटेड ये टारगेट ले रहा हूँ। मैं लर्निंग से रिलेटेड ये टारगेट ले रहा हूँ कि 45 टास्क इस महीने कर लूंगा। बिजनेस की रेवेन्यू से रिलेटेड ये टारगेट ले रहा हूँ, ऐसे करूंगा। सिस्टम प्रोसेस को सेट करने के लिए ले रहा हूँ, कि 5 चीजें मैंने हाथ से आपको लिखकर भेज दी। आप में से किसी ने भी ग्रुप में, सिर्फ 1 या 2 लोगों को छोड़ के, किसी ने भी ग्रुप में अब तक ये नहीं बताया कि मई मंथ का टारगेट क्या है। क्यों? क्योंकि हमें सुनना अच्छा लगता है, डूइंग नहीं हो पाती है। हम डिफॉल्ट फ्यूचर के अंदर बार बार जा रहे हैं, हम ये फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं कि भैया किसी काम को करने का एक तरीका है, उस तरीके को समझो ना। आप अपना अलग से दिमाग क्यों लगा रहे हो, क्यों अपनी चीजों को क्रिएट कर रहे हो, डिफिकल्ट बना रहे हो, उनको मुश्किल कर रहे हो। ये तो वही बात हो गया, बच्चे को भेज रहे हो स्कूल में कि पढ़ाई करके आ, बट उसको किताब कॉपी दे ही नहीं रहे हो, ना पेन पेंसिल दे रहे हो। तो ऐसे ही आप घर से जाते हो कमाई करने, बट कमाई के लिए ना तो आपने बिजनेस का प्लान, गोल सेटिंग कर रखी है, ना ही सिस्टम और स्ट्रक्चर सेट कर रखे हैं। तो गोल सेट करना डे का, वीक का, मंथ का भी एक सिस्टम और स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और फिर हम आ गए थे आज के इस टॉपिक पे। तो आई बिलीव आप सभी लोग मेरे साथ होंगे। तो एक बार मैं, जिन लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, उनसे चाहूंगा कि चैट बॉक्स में वो मेरे को डाल दें कि आई एम विद यू, या ओके, या यस, वट एवर यू कैन पुट, ताकि मैं देख सकूं कि आप मेरी बात सुन रहे हो, ताकि मैं आप लोगों को नए टॉपिक की तरफ आज ले जा सकूं, नई बातचीत आप लोगों के साथ कर सकूं। डन है जी? सो इट्स टाइम फॉर बीबीसी। बीबीसी मतलब बिजनेस के बेसिक्स की कुछ और क्लैरिटी के ऊपर आज हम बात करेंगे।
तो अगर हम कुछ और नेक्स्ट बात कर रहे हैं बिजनेस के बेसिक्स के ऊपर, तो पहली क्लैरिटी जो लोगों को बताई जाती है, समझाई जाती है, वो क्या बताई जाती है? डाटा इज द न्यू करेंसी ऑफ एनी बिजनेस। लोग कहते हैं कि आपके पास जो डाटाबेस है ना, वही आपकी करेंसी है। आज की डेट में वही आपका फ्यूल है। जिसके पास जितना डाटाबेस है वो उतना स्ट्रोंग है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी गलत है। क्यों गलत है? कि डाटाबेस की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू जो है वो रिलेशनशिप विद डाटा की है, कि जो आपके पास डाटाबेस, उसकी रिलेशनशिप क्या है आपके साथ। क्योंकि कोड़ियों के भाव मिलता है डाटा। मैं एक ग्रुप में था, मैंने पहले भी बताया था कि 1 करोड़ बिजनेस ओनर्स का डाटा 10,000 रुपए में मिल रहा था एक्सेल शीट के अंदर। उस 1 करोड़ लोगों के डाटा का करोगे क्या? इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके पास डाटाबेस है, उस डाटाबेस के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो। किसी ना किसी रूप में उनकी अवेयरनेस में जाओ और उसको क्रिएट करो। तो बिजनेस में रिलेशनशिप का मतलब क्या है? भाई रिलेशनशिप का मतलब अगर हम समझे बिजनेस सेंस में, तो हुआ क्या? तो इसको अगर मैं समझाऊं तो ये दो सेंस हुई। पहला हुआ मनी की ट्रांजेक्शन। किसी भी इंसान से जब आपकी मनी की ट्रांजेक्शन होती है तो आप उसको क्या कहते हो? चैट बॉक्स में अगर बताओ। किसी भी इंसान के साथ आप अगर मनी की ट्रांजेक्शन कर लेते हो बिजनेस सेंस में, तो उसको आप क्या कहते हो? कस्टमर। कस्टमर कहते हो। क्या बिना ट्रांजेक्शन के उसको आप कस्टमर या क्लाइंट कह सकते हो? नो। नहीं कह सकते। तो इसका मतलब इट इज नेसेसरी टू हैव ए मनी ट्रांजेक्शन। वो छोटी हो 2 रुपए की, वो या 2 करोड़ की हो, जब तक कि उसके साथ वो पैसे के लेन देन नहीं होगा तब तक आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये मेरा क्लाइंट है। दूसरी जो रिलेशनशिप आप चाहते हो, वो क्या चाहते हो? कि उसको आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अवेयरनेस हो। भाई बहुत सारे लोग हैं जिनके आपको मनी के बारे में नहीं लेन देन कर रखा है ना? तो आप ये थोड़ा कह सकते हो कि रिलेशनशिप नहीं है। तो यानी कि दूसरा जो फोकस आपको करना चाहिए कि वो क्या है, कि भाई मेरे नाम के अलावा मेरे काम को कितने लोग जानते हैं। लेट सपोज एक डाटाबेस है आप लोगों के पास में, जिसमें 10,000 लोगों का डाटाबेस है जो आपको जानते हैं और आपके काम को भी जानते हैं। उसमें से 1,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ ट्रांजेक्शन किए, किसी ना किसी तरीके का लेन देन किया है। और 1 करोड़ डाटाबेस लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल नंबर आपके पास में, जिसमें आपकी डिटेल है। तो इन तीनों स्टेज को अगर आप समझो, तो आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे वो लोग हुए हैं, क्योंकि जिन्हों के साथ आपने पैसे का लेन देन कर दिया उनको आप लीगली कह सकते हो कि ये मेरे क्लाइंट रहे हैं। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, खुश है ना खुश, वो बात की बात है। दूसरा, जो लोग आपके मैसेज को पढ़ते हैं, जो आपके बारे में जानते हैं, जिनके प्रोडक्ट की आपको अवेयरनेस है, तो वो आप लोग आते हैं उस वर्ल्ड में कि जिनको आप नोइंग वर्ल्ड, यानी कि ब्रांडिंग कह सकते हो कि यार मेरी ब्रांडिंग हो रखी है, मेरी मार्केटिंग हो रखी है। वो वाले टर्म उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और तीसरे, वो जो सिर्फ आपके पास कॉन्टेक्ट बेस की तरह है, जो आपके नाम को भी नहीं जानते, आपके काम को भी नहीं जानते, बट आपने अपने पास स्टोर कर रखे हैं। वो किसी भी काम के नहीं है भाई। तो आपका मकसद होना चाहिए कि जो आपके पास डाटाबेस पड़ा है अबंडेंस में, सबसे पहले उसके साथ आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अवेयरनेस लेकर आओ, और फिर उनको नेक्स्ट लेवल पर एज ए ट्रांजेक्शन लेकर जाओ। तो जब मैं आपको इस बिजनेस के बेसिक की क्लैरिटी दे रहा हूं, तो एक बहुत प्यारी और जबरदस्त चीज बता रहा हूं जो 90% बिजनेस ओनर गलत करते हैं। क्योंकि हम बिजनेस ओनर इमोशनल होते हैं और इमोशन से ड्राइव होकर काम करते हैं। तो आज बिजनेस का एक रूल सीख लो, लिख लो इसको अपने दिमाग में, कहते हैं ना, डीएनए में इसको लेकर चले जाओ। प्रोफेशनल मीन्स पैसा चाहिए, और प्रोफेशनल मीन्स सिर्फ प्यार और अटैचमेंट चाहिए। ये बेसिक फाउंडेशन अगर आप बिल्ड नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कोवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। आप सबको ये कहोगे यही कोवा यही कोयल है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कोवा एंड कोयल। जब उसके एक्शन दिखते हैं, उसके बोली दिखते हैं, वहां से पता लगता है कि ये कोवा ये कोयल है। तो ऐसे ही आपके पास जो रिलेशंस हैं, उस रिलेशंस में आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल मतलब इस बंदे से मैं पैसा चाहता हूं, पर्सनल मतलब यहां से मैं प्यार और अटैचमेंट की बात करता हूं। प्रोफेशनल मीन्स लेस इमोशनल एक्सपेक्टेशन।
प्रोफेशनल मीन्स लेस इमोशनल एक्सपेक्टेशन और पर्सनल मीन्स लेस मनी एक्सपेक्टेशंस। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि ये एक बिलीफ सिस्टम आज आप लेकर जा सको। कैन यू गिव ए फ्यू एग्जांपल्स? और आप मेरे से बात कर सकते हो कि पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के कुछ एग्जांपल्स की आप बात कर सकते हो मेरे साथ में, कि भाई पर्सनल बेसिस पे ये हो गए और प्रोफेशनल ये हो गए। खासकर कि वो लोग जिनके मैं चेहरे नहीं देख पा रहा हूं, मैं इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन चाहता हूं आप लोग। तो फ्रेंड्स आ गए हमारे, पर्सनल में आ गए, फ्रेंड्स की लिस्ट होती है कई बार, या फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स होते हैं जिनसे कभी हम एक बार मिले होते हैं और उनका नंबर सेव कर लेते हैं। हम्म। वो हमारे कहीं ना कहीं पर्सनल उसमें आ गए कि भी ठीक है, हम्म। एज अ कभी जरूरत पड़ सकती है उन्हें, हमें, हमारी या हमें उनकी। वो हम्म। चीज़ हमारे पर्सनल में आ गए। तो जरूरत प्रोफेशनल, पड़ सकती है इनको मेरी या तेरी, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी? कुछ सब ना कुछ। मनी वाइज नहीं, मतलब कभी जैसे कोई, अगर मान लीजिए कोई फ्रेंड का फ्रेंड है, अच्छी पोस्ट पे है, कहीं है यार, कभी जरूरत पड़ जाएगी तो नंबर सेव कर लिया। हम प्रोफेशनल उसमें नहीं जा रहे उसमें। हाँ हाँ, हाँ। तो अभी थोड़ी देर में यही वाली बात करेंगे। बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात करी है, इस बात के साथ रहेंगे। बिल्कुल सही बताइए आपने। जो पर्सनल है वो क्या है, जो कुछ तो हमें जो बाय बर्थ मिलते हैं, जैसे फादर मदर हो गए या अपने बहन भाई हो गए, जो ये तो हमारे पर्सनल में आ गए। हम्म। और जैसे कोई फ्रेंड मिल गया तो हम्म। वो आएगा तो वो भी पर्सनल में, बट वो फ्रेंड से हमारी बात तो होती नहीं, नंबर सेव कर रखा हमने उसका, हम्म। तो उसको हम एक कैजुअल उसमें रखेंगे, लेकिन आएगा वो हमारा मतलब जो है, मतलब पर्सनल में एक कैटेगरी बन जाएगी कि ये हमारा कैजुअल है, इससे वो वाली अटैचमेंट नहीं है कि हम्म। मतलब होता है ना, एक कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, तो हम्म। वहां पर क्या है कि अब ये कंफ्यूजन रहती है कि यार हमें लेन देन वाला भी नहीं रखना पार्ट, और हमारा पर्सनल भी रहता है वहां पे अटैचमेंट। हम्म। बिल्कुल ठीक कहा। तो अगर एज ए बिल्कुल बेसिक लाइन पे किसी बच्चे को समझाना हो आपने, क्योंकि हम वहां से बात करें ना बेसिक्स की, है ना, अशोक जी, आशीष जी, कि भाई पर्सनल रिलेशनशिप आप अपने बच्चे को कैसे समझाओगे? बच्चे, ये होती पर्सनल रिलेशनशिप और ये होती प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सिंपली सर इसमें ये देखेंगे कि प्रोफेशनल मतलब हमारे बिजनेस में कोई पॉइंट ऑफ, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कोई बंदा आ रहा है, हम्म। तो और हमारा इससे कोई लेन देन होना है पैसों का, तो वो हम्म। हमारा पर्सनल रिलेशनशिप हो गया, वो हम्म। सॉरी प्रोफेशनल हो गया। और पर्सनल में क्या है कि भाई हमें कोई मनी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस उसकी मतलब एक वो है कि अटैचमेंट है, बस पैसा नहीं देखना वहां पे, अटैचमेंट है बस वो। अटैचमेंट है, रिलेशन है, कुछ ना कुछ। हाँ। हम्म। संदीप भाई, आप भी कुछ कह रहे हो, शायद आपने हाथ रेज किया है। हाँ, मैं बोल रहा था कि मेरे लिए हम्म। आज के दिन में पर्सनल और प्रोफेशनल का जो लाइन था वो खत्म हो गया है। हम्म। मेरे लिए पर्सनली, हम्म। मान लो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, हम्म। बहुत पर्सनल टच है, हम्म। मगर प्रोफेशनल भी है। हम्म। ठीक है। और हम्म। अभी ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जिनके लिए मैं जान दे दूंगा, लेकिन पैसे भी लूंगा। ठीक है। तो वही के लिए हम ले रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो अब क्या है कि अ, वो हम लोग जो एकदम लाइन काट के चलते थे कि ये क्लाइंट है, ये फैमिली है, वो अभी ब्लर हो गया है। हम्म। एटलीस्ट क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा 24/7 कनेक्टेड हैं, हम्म। है ना। तो पर्सनल प्रोफेशनल को ये, मेरे को लगता है कि जैसे अभी आज के दिन में से अगर हम यही बोल दें कि ये मेरे मेरे दिल में है, उनके दिल में मैं हूँ, और हमारे तरह कनेक्शन है, वो पर्सनल हो गया। ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम थोड़ा सा एक लाइन रहेगा, लेकिन मतलब मैं, मतलब आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। मुझे ऐसा हाँ लगता है कि हाँ, आज के दिन में। ग्रेट ग्रेट। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो, हम इमोशनल है, जितने यहाँ लोग बैठे हैं ना, वो बहुत सारे लोग हैं ना बिजनेस ओन इमोशनल है, चलो इमोशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आप जा रहे हो चाइना और कह रहे जी हम तो हिंदी में बात करेंगे, अरे नहीं होगी ना, आपको वहां की लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी यार। आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो बिजनेस मतलब प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल कुछ लैंग्वेज समझनी पड़ेगी ना, बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो कहाँ से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों के चेहरे में देखने को अटेंशन दो, कि एक होते हैं पर्सनल रिलेशन, एक होते हैं प्रोफेशनल रिलेशन। तो एक मोटी मोटी सी इसके अंदर एक फाउंडेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। पर्सनल मतलब जहां पे मेरा अटैचमेंट है, जहां पे मैं उससे जो उम्मीद कर रहा हूँ सिर्फ प्यार की और अटैचमेंट की उम्मीद कर रहा हूँ, समझने के लिए, जो आपका परिवार है, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, आपके माँ बाप है। प्रोफेशनल मतलब जहां पे मैं फेवर उम्मीद कर रहा हूँ, किसी ना किसी तरीके का फेवर मिले इस बंदे के साथ, कि ये मेरा बिजनेस में मदद कर दे, मैं कहीं फंसूं वहां मेरे को मदद कर दे,
किसी ना किसी तरीके से मुझे कुछ और क्रिएट कर दे। दैट इज द थिंग। ये दो चीजें आती हैं निकल कर। होता क्या है, ये वाले शब्द आप लिख लो। वन इज पर्सनल, जो हम आगे वाली क्लास में कवर करेंगे। एक होता है पर्सनल रिलेशंस, दूसरे होते हैं फंक्शनल रिलेशंस, और तीसरा होता है कैजुअल रिलेशंस। ये तीन वर्ड आप लिख लो अपने पास में। वन इज पर्सनल रिलेशंस, दूसरा होता है फंक्शनल रिलेशन, तीसरा होता है कैजुअल रिलेशंस। लोगों को ये तीन स्टेज के बारे में नहीं पता। यानी कि प्रोफेशनल के अंदर मैं दो सेगमेंट लेकर आ गया हूं आपके लिए। वन इज फंक्शनल, अनदर इज कैजुअल। अब यहां पे मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं इस प्रोसेस के माध्यम से, क्या पर्सनल ऑलवेज बी कंसीडर एज पर्सनल, क्योंकि आपका प्यार रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, आपका वहां पे जो ना लगाव रहेगा, आपकी एफिनिटी रहेगी। फंक्शनल वहां है जहां पे आप मीनिंगफुल पर्पसफुल रिलेशनशिप चाहते हो, कि भाई मैं और आप जुड़े, हमारी एक मीनिंगफुल पर्पसफुल रिलेशनशिप है। जैसे आपका और मेरा लगा हुआ, तो हमारा एक फंक्शनल रिलेशनशिप है कि मैं यहाँ पे एक मीनिंगफुल पर्पसफुल रिलेशनशिप चाह रहा हूँ कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूँ, आप मेरी में ऐड करो, और एक दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट करें, एक दूसरे की प्रोग्रेस में सपोर्ट करें, किसी ना किसी तरीके से काम आए। तीसरे होते हैं कैजुअल रिलेशंस, कि वो जो हैं सिर्फ हैं, दे नो अस या वी नो देम, दैट्स इट। वहां से कुछ ज्यादा सी उम्मीद नहीं आ रही है, ज्यादा सा हमारी तरफ इंक्लाइन नहीं हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं कि जो पर्सनल रिलेशन को वैल्यू देनी चाहिए थी, वो हम किसको दे रहे हैं? कैजुअल को दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। हमें तो पता लगा हमारी जान पहचान है, दे दो भाई पूरी पूरी। हमें वो डिफरेंशिएशन का नहीं पता है। आपकी लाइफ में आने वाले प्रोफेशनल लोग, जो प्रोफेशनली आपसे लोग जुड़ते हैं, वो इन तीन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आप धीरे धीरे उन लोगों से ऐसे अटैच हो जा सकते हो जैसे कि वो आपकी फैमिली बन गई है। तो लोग जब आपको प्रोफेशनली मिलते हैं, तो या तो वो पर्सनल की तरफ चले जाते हैं, या फंक्शनल की तरफ रह जाते हैं, या वो कैजुअल की तरफ चले जाते हैं। बट हमें ये डिफरेंशिएशन ही करना नहीं आता है। जिनको आप सो कोल्ड क्लोज फ्रेंड कह रहे हो, या सो क्लोज रिलेटिव कह रहे हो, वो धीरे धीरे करके आपके फैमिली की कैटेगरी में बन गए। वो आपके उस वाले सेगमेंट में आ गए कि भाई ये मेरे एज ए फैमिली हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ रहेंगे जी, अच्छे हैं अपने, कहीं ना कहीं पे इमोशनली अटैचमेंट हो गया है। तो वहां पे आप उनके लिए करने की फीलिंग रखते हो। यानी कि वहां पे आपको 2 4 5 10 लाख रुपए देने पड़ जाए, और आपको पता वो वापस नहीं मिलेंगे, तो आपको लगेगा कोई नहीं, मेरा ही था। मैं क्यों पैसे की बात कर रहा हूं? क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। आप जब अपनी बेटी को, बेटे को, माँ पे, बाप पे, बहन पे, भाई पे पैसा लगाते हो, और वहां से पैसा नहीं आता, तो आपको दर्द होता है क्या? पंकज जी, प्रणय जी, संदीप जी, राधा जी, अशोक जी, आशीष जी, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं आता। नहीं आता ना नहीं दर्द? होता, नहीं होता सर। तो इसका मतलब वो आपके पर्सनल रिलेशन थे, क्योंकि आपने वहां पे तो पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, आपका अटैचमेंट था, आपका लगाव था, आपका दिल आया, आपने दे दिए। तो ऐसे जो प्रोफेशनली रिलेशन आपकी लाइफ में आए, और वो रिलेशन धीरे धीरे आपकी पर्सनल की कैटेगरी में आ गए, तो क्या यार्ड स्टिक है, कैसे मैं देखूं कि ये सच में मेरा पर्सनल वाली कैटेगरी का है, या ये फंक्शनल का है, कि मैं इसके साथ इस वजह से हूं ताकि मैं इसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं, या मेरी में करे। अरे कोई बुरी बात नहीं है। तो आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जहां आप उनके लिए पैसा 2 4 5 लाख रुपए खर्च कर दो, और वहां से आपको पता है वापस ना भी मिले, तब भी आपको शांति रहे, सेटिस्फेक्शन रहे, इसका मतलब वो इंसान आपकी पर्सनल लाइफ की कैटेगरी में आ गया है। अगर आपने खर्च किया उसकी मदद के लिए, और आप उम्मीद कर रहे हो कि यार ये मेरे को ना या तो पैसा रिटर्न कर दे, या ये मेरा बंदा जो है ना किसी तरीके से मुझको फेवर कर दे, क्योंकि मैंने इसकी मदद की है इसके बदले में, तो वो आपका फंक्शनल रिलेशन है, और दैट इज नॉट बैड, वो गलत नहीं है। भाई आपने एक मीनिंगफुल पर्पसफुल रिलेशनशिप बनाया कि भाई हम याराना निभाएंगे, मीनिंगफुल पर्पसफुल रहेगा, तो ये तो अच्छी बात है। दिक्कत तो वहां है जहां आप कैजुअल रिलेशन में साला पैसे दे के आते हो, जहां समय लगाते हो, जहां अटेंशन लेते हो, जहां लेना देना नहीं, कहीं एक जगह पे मिल गए थे 10 लोग, बस पूरी जान लगा रहे हैं वहां पे, फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं इस टॉपिक को डिस्कस करके, समझा के, भाई हम सब है ना इमोशनल है, और हमारे पास है ना ये वाली यार्ड स्टिक ही नहीं है, जो बिजनेस के बेसिक की फर्स्ट फाउंडेशन है,
कि ऑलवेज कंसीडर प्रोफेशनल, मतलब आप एफर्ट लगा रहे हो तो पैसा चाहिए, और पर्सनल अगर है तो प्यार और अटैचमेंट चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं आपके साथ में, तो रात को सोने से पहले इस रूल, जो रूल नंबर 1 है, क्या है रूल नंबर बिजनेस का 1, कि आज आपने मनी मेकिंग एक्टिविटी क्या की पूरे दिन में, उसको चेक कर सो, कि आज आपके पूरा दिन चला गया, पूरा दिन में आपने क्या ऐसा काम किया, क्या ऐसी एक्टिविटी की जिससे आपको पैसे आ सकते थे। जैसे आप अपने बच्चे को कहते हो ना कि बेटा, एक स्टूडेंट को करना चाहिए, पर पूरा दिन में तेरा धर्म क्या है एक स्टूडेंट का, पढ़ाई करना, ज्ञान लेना, कुछ सीखना, नई चीजों को लर्न करना, रियलाइज करना। तो अब बच्चे से पूछा, बेटा क्या सीखा आज बताओ, जैसे माँ बाप पूछते ना, अच्छे वाले जब घर जाते हैं बच्चों के साथ बैठते, बेटा आज क्या सीखा स्कूल में, क्या किया। तो वाई दे डू, बिकॉज वो उससे एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं, उससे ही नहीं बोलते बच्चे को जाके आज बेटा क्या कमाया, है ना, क्योंकि उसकी स्टेज वो चल रही है। तो ऐसे ही आप अपने आप से, या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि भाई आज पूरा दिन में एज ए बिजनेस कोच कि क्या ऐसा काम किया जिससे आपने पैसा कमाया। रात को सोने से पहले सोचो कि पूरा दिन में क्या किया जिससे आपके पास पैसे आ सकते थे। कोई लीड जनरेशन की एक्टिविटी की हो, कोई कनेक्शन बिल्ड करने की एक्टिविटी की हो, कोई मैसेज ऐसा ड्राफ्ट किया हो जिस मैसेज को भेजो आप लोगों के पास तो आपके पास कुछ आ सके। तो इट हैज टू बी इन दैट सेंस। जब हमने बात की करेंसी की या पैसे की, तो एक चीज की और क्लैरिटी ले लो, करेंसी 3 तरीके की होती है। पहली करेंसी होती है जहां पे पैसा इन फिजिकल फॉर्म में दिखता है आपको, आता हुआ जाता हुआ। दूसरी करेंसी जो होती है वो होती है सोशल और कनेक्शन की रेफरेंसेस। आप किसी से मिले, आपने जान पहचान बनाई, आपको लगा है बंदे के ना बड़े जान पहचान है, कनेक्शन है, तो कभी ना कभी काम आ सकता है। आपने किसी एक ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ली। जैसे लास्ट मीटिंग में आप लोग आए थे थर्सडे को, आपस में आप लोगों की जान पहचान हुई, कोई पैसा तो नहीं मिला लेकिन आपका एक सोशल कनेक्शन बिल्ड हो गया। आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि भाई मुझे एक ऐसा इंसान जानता है, या मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो मेरे को किसी न किसी रूप में मदद कर सकता है। वो भी आपके लिए करेंसी की फॉर्म में आता है। तीसरा, स्वेट एंड एफर्ट्स, कि क्या आपने कोई ऐसा बंदा लगाया जहां से उसके एफर्ट, उसके एक्शंस काम आ सकते हैं। यानी कि कोई बंदा वेबसाइट डिजाइन करता है ना, वो बंदा आपके लिए वेबसाइट बना देता बिना पैसे लिए, तो उसने अपना स्वेट और एफर्ट आपको दे दिया, तो ये भी इक्विवेलेंट टू मनी तो है, ये भी तो उसी के फोकस में है ना, यूज तो करने के सर लिए। ये जो थर्ड वाला पार्ट बताया आपने, ये तो फिर उससे ही जनरेट हुआ ना, जो सेकंड वाला जो है, जैसे सोशल कनेक्शन हुए, कनेक्शन होगा तभी तो वो जनरेट होगा ना। नहीं, कनेक्शन में तो मैंने किसी से कनेक्ट करा दिया, आपने कहा यार मेरे को ना हायर करना, कोई रिक्रूट करना अच्छा सा बंदा, तो मैंने 2-4 HR रिक्रूटर के नंबर दे दिए, अपने कनेक्शन से, रेफरेंसेस से दे दिए अपने। बट वो पैसे तो आपसे लेगा ना। बंदा ऐसा है कि जो आपके लिए कंफ्यूजन है सर, काम, थोड़ा और एग्जांपल देके क्लियर करो ये दूसरे में और इसमें, मनी के अलावा जो दोनों पॉइंट है ना, इसमें थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन है, अलग तो अलग। मैंने कहा जी आप वाईसी कोवर्किंग आ जाओ हम्म, और काम करके चले जाओ। तो वाईसी कोवर्किंग आते तो यहाँ पे आप पैसे देते, हम्म, बट मैंने जो मेरा कोवर्किंग था वो आपको वैसे ही ऑफर कर दिया, तो आपके पैसे बच गए ना यहाँ पे, जी। है ना। तो ये सोशल आपको कनेक्शन हो। रिक्रूट, नहीं नहीं, स्वेट दे दिया ना, वो उसी चीज के अच्छा, लिए था, उसने वो दे दिया ना। एक HR रिक्रूटर है, उसने मतलब आपको इसका मतलब जो जिसमें मेरी कॉस्ट है, लेकिन मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब दे दिया एज ए यस ओपन। अच्छा, ठीक यस ठीक यस यस यस। ठीक। अब आपको एक रिक्रूट करना था बंदा, आप रिक्रूट करते किसी और से, तो 2-4-5 हज़ार रुपये लगाते ना ऊपर। बिल्कुल। बट उस बंदे ने आपके लिए रिक्रूटमेंट करके दे दिया, हायर करके दे दिया, तो वो आपके लिए क्या हो गया, उसने अपना स्वेट एंड एफर्ट दे दिया। अब मैंने किसी दोस्त को नौकरी चाहिए थी, तो मैंने भेज दिया नरेला में ना, नवीन भाई है उसके पास चला जा, वो नौकरी दे देगा तेरे को। तो ये मैंने अपना कनेक्शन और रेफरेंस शेयर किया है आपके साथ। मेरा काम थोड़ी ना है रिक्रूटमेंट का। मेरा काम किसका है, कि मेरा काम है बिजनेस कोचिंग का, मेंटरिंग का। मैं बिजनेस कोचिंग मेंटरिंग के 30,000 रुपये लेता हूँ महीना। बट आपसे कहा नहीं यार, तेरे के साथ मैं वैसे ही खड़ा हूँ पूरा महीना, तो मैंने तो अपना स्वेट एफर्ट लगाया है ना। बट अगर मैं किसी और के लिए लगाता तो पैसा मिलता यूज करने के लिए। तो आपको ये देखना है कि पूरे दिन में आप क्या कमा कर लाए हो। क्या आपने कुछ ऐसे लोग कमाए जो आपके कनेक्शन रेफरेंसेस में काम आ सकते हैं। क्या आपने डायरेक्टली पैसा कमाया, या आपने कहीं से डायरेक्टली पैसा बचाया, क्योंकि आपका पैसा लगता, बट वहां से बच भी तो गया ना आपका पैसा किसी न किसी रूप में। भाई आप उस दिन कैब कर कर जाते घर पे, तो कैब करके जाते 500-700 रुपये लगते रिठाला तक,
बट पंकज भाई के साथ चले गए तो पैसा भी तो बचा ना, तो उन्होंने अपना स्वेट, अपने एफर्ट से वो पैसा बचाया है ना यूज करने के लिए। तो वी ऑलवेज बी पर्टिकुलर अबाउट इट, कि भाई क्या मेरे पास इन तीन में से किसी भी तरीके की करेंसी आ रही है। और सबसे मजे की बात, अगर आपको पहले नंबर की नहीं मिल रही पैसी, तो कोशिश करो कि आप दूसरा या तीसरे नंबर का तो कुछ ले लो भाई। पूरा दिन इतने लोगों से मिलते हो, नो लाइक ट्रस्ट बिल्ड करना है, अपना एसएमएस व्हाट्सएप पे वो ना इंट्रोडक्शन भेजना है, तो आप अपने सोशल कनेक्शन ही बना लो, रेफरेंसेस ही बिल्ड कर लो, किसी बंदे के साथ कुछ बाटर सिस्टम कर लो, किसी के साथ कुछ उससे ऐसी चीज ले लो जो आपके काम आ सकती है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम को पार्टनर बनाते हैं, हम कहते हैं ना वैसे लोगों को। जी आप वो स्वेट एंड एफर्ट्स वाला पॉइंट्स एक बार फिर से समझा दोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि करेंसी को आप कैसे मेजर कर सकते हो। करेंसी को आप तीन तरीके से मेजर कर सकते हो। वन इज इन टर्म्स ऑफ मनी, दूसरा है रेफरेंस और कनेक्शंस के थ्रू। आपको एक रेफरेंस लाने के लिए एफर्ट लगेगा ना। जैसे आपने कहा, लेट सपोज पंकज भाई ने कहा कि जो अरुण अरोड़ा जी हैं स्टेशनरी वाले, उनका कनेक्शन दे दो मेरे को, तो मैंने व्हाट्सअप कर दिया आपको। अब आपको स्टेशनरी का काम करने वाले बिजनेस ओनर का रेफरेंस लाने के लिए, लीड लाने के लिए क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, कोई बता सकता है? अगर पंकज भाई को अपनी ग्लू स्टिक स्टेशनरी वालों को देनी है, तो ऐसे लोगों की लीड चाहिए, तो उनको क्या करना होगा? कैन एनीबडी हेल्प? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पहले बात करनी होगी उनसे, किससे? जिनके रेफरेंस हमें मिला है। रेफरेंस दिया ही नहीं मैंने। मैं कह रहा हूँ आपको ये पता लग गया कि भाई मेरे को स्टेशनरी वाले लोग चाहिए जिनको मैं माल बेच सकता हूँ, ये तो आपको पता लग गया। तो कैसे जाओगे उन लोगों के पास? कम से कम 100 लोग होंगे ना स्टेशनरी का काम करते हैं। तो वैसे तो हम लोग जो मार्केट से, जो मार्केट में प्रोडक्ट, जो रनिंग प्रोडक्ट हैं, उनसे हम जो हमारे लिंक्स हैं, रेफरेंस, जैसे बुक स्टोर्स हैं, एग्जांपल हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, तो हाँ उनसे पूछूंगा भाई आपकी ये बुक्स कहाँ से आती है, आपके हाँ, कनेक्शन कैसे हैं। तो ठीक है। अगर मेरे कनेक्शन अच्छे हैं, मैं तुम नंबर दो, उसका नंबर वो कह देगा, रहा नहीं मैं दे रहा, मेरा वो कह रहा नहीं नहीं दूंगा मैं। मैं नंबर नहीं दूंगा। हाँ, अब आगे बात तो करो। नंबर नंबर नहीं देगा तो कम से कम ये बता दे भाई तू कैसा आदमी है, भाई पर्सन कैसा है एज। मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में। नहीं बताएंगे तो जो उसके बाद तो ये होगा कि अगर मुझे काम करना ही है, बिजनेस करना ही है, तो मैं उसके एड्रेस ऑनलाइन या कहीं से सर्च करके उसके पास हाँ विजिट करूंगा, हाँ, आर यू उसको गेटिंग? विजिट करूंगा और पर्सनली मिलूंगा उससे, मीट करके कि भाई आपके है ना, यहाँ क्या प्रोडक्ट यूज होते हैं और मैं क्या दे सकता हूँ। है ना। भाई या तो आप फिजिकली जाओगे, या आप उसके पास मैसेज भेजोगे या मेल भेजोगे, तो एफर्ट तो लग रहा है ना किसी तरीके से। बट वो सारे एफर्ट मैंने एक झटके में बचा दिए, क्योंकि मैंने अपना रेफरेंस कनेक्शन दे दिया। यहाँ तक क्लियर हुई बात? कि भाई आपको मनी लाने के लिए एफर्ट करने होते हैं, वो आपके एफर्ट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं जब आप अपने कनेक्शन या रेफरेंसेस के थ्रू क्रिएट करते हो। तो ऐसे लोगों को हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में, जिनके पास कुछ कनेक्शन है, रेफरेंस, ताकि उनके थ्रू अपने उस एफर्ट को बचा सके। सोच कर देखो ना, अभी नवीन भाई, पंकज भाई के साथ जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, कि भाई आपको आपके बिजनेस में, जैसे आशीष जी आपका रियल एस्टेट का है, आपका सीसीटीवी का है, आपका ऑटोमोबाइल्स का है, आपको क्लाइंट चाहिए, कैसे निकालोगे? रेफरेंस की बात नहीं करनी, कनेक्शन की बात नहीं करनी, तो कितना डिफिकल्ट है डाटाबेस बनाना, उसको मेल करना, उससे अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट बाद मिलने जाना, उसको समझाना बताना। तो आपके कितने सारे एफर्ट कम हो जाते हैं जब आपके पास कोई रेफरेंस या कनेक्शन आता है। दैट इज द मनी। तीसरी चीज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, कि बहुत सारे लोग जिस चीज में डील कर रही हैं, वो चीज भी तो आपको देते हैं, उस चीज के लिए भी तो आपको वो अवेलेबिलिटी कराते हैं ना यूज करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई बंदा वेबसाइट बनाता है, आपका दोस्त है, उसने कहा कि यार मेरी वेबसाइट बना दे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, या मेरे पास कम पैसे हैं। भाई मैं वेबसाइट बनाता हूँ 40,000 में, बट तू मेरा दोस्त है, तो मैं तेरी ना 15,000 में बना दूंगा, क्योंकि जो टीम मैंने रखी उसको तो खर्चा तो देना पड़ेगा ना, इतना तो देना ही पड़ेगा। तो जो ये 35,000 रुपये बचे, ये किस वजह से बचे हैं आपके? तो जो आपका उस बंदे ने दिया, उसने अपना रेफरेंस स्वेट के और लिए। एफर्ट, हाँ रेफरेंस दिया, लेकिन उसने अपना स्वेट और एफर्ट दिया है ना। रेफरेंस तो हो गया किसी और का, आपका रेफरेंस अच्छा था तो उसने अपने हिस्से की, जो स्वेट था, जो जिससे वो कमा सकता था, वो नहीं लगाया ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ में, इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल था ये वाला जो नवीन भाई के केस में मैंने दिया था, राधा।
कि आपको आपकी टीम हायर करनी है, तो टीम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है? आपको आपकी टीम के लिए बंदा चाहिए, क्या करोगे आप? जो रिक्रूटमेंट वाला इंटरव्यू लेंगे, हाँ, इंटरव्यू लेंगे उनका। कहाँ से लोगे इंटरव्यू? तरीका बताओ ना, स्टेप बताओ। एक तो ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे या फिर ऑफलाइन इंटरव्यू लेंगे। नहीं नहीं, लोगे, लेकिन किसका लोगे, वो आएगा कहाँ से? हम्म, या तो किसी कई एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे कि है ना? हमें ये तो बंदा सोचना चाहिए। होगा, एडवर्टीजमेंट बनाना होगा, क्रिएटिव डिजाइन करना होगा, उस क्रिएटिव को फिर पोस्ट करना होगा लिंक्डइन पे, पोस्ट पे। वहां से हम्म, कुछ इंक्वायरीज आएंगी, कुछ इंक्वायरीज को लिखोगे अपने पास। इंक्वायरीज को लिखने के बाद उनसे बात करोगे, तुम कौन हो, क्या करते हो। उसने कहा जी ठीक है, चलो जी आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, किस यस। दिन यहाँ मेरे ऑफिस में आ जाओ। वो ऑफिस में आएगा, बातचीत करोगे, तो पूरा प्रोसेस लग रहा है ना इसके अंदर। हम्म। मैंने इस पूरे प्रोसेस को बचा लिया। मैंने क्या बोला कि राधा जी, मेरा एक दोस्त है नवीन, रिक्रूटमेंट का काम करता है, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, पुणे के अंदर वो आपको रिक्रूटमेंट करके दे देगा। तो आप नवीन से बात करोगे कि नवीन भैया, मेरे को एक लड़का चाहिए अपने ऑफिस के लिए, 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी पे, ऐसा ऐसा करके आप प्लीज रिक्रूट करके मेरे को दे दो। तो वो सारा एफर्ट कौन लगाने वाला नवीन जी। है ना? तो मैंने अपने रेफरेंस से दिया ना वो बंदा कि भाई आप इससे बात कर लो, एफर्ट करेगा। अब नवीन जी बोल रहे हैं कि देखो जी, मैं रिक्रूट करने के ना पैसे लेता हूँ, 5,000 10,000 रिक्रूटर फीस लेता है, सब लोगों को पता है। यस। वो रिक्रूटर बोल रहा है जी, क्योंकि आप योगेश्वर के रेफरेंस आए थे, आपसे मैं पैसे नहीं ले रहा। तो यहाँ पे आपके क्या बच गए? पैसे बच गए ना आपके। तो उसने अपना स्वेट, उसने अपना एफर्ट छोड़ दिया। तो क्या आपने ऐसे लोग कमा रखे हैं अपनी लाइफ में जो आपके लिए अपना स्वेट या एफर्ट छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं? यस, गॉट इट। तो आपको आपके बिजनेस में पूरा दिन ये सतर्क रहना है, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो क्या आपके पास इन तीन में से कोई चीज तो आपने पूरा दिन में बिल्ड की? कोई ऐसी चीज जिससे आपका स्वेट या एफर्ट बच सकता हो, या जिससे आपके सोशल कनेक्शन या रेफरेंसेस बिल्ड हो सकते हैं। तो दैट इज द थॉट अबाउट इट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों मैंने ये बातचीत की आप लोगों के साथ में, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम को पार्टनर बनाते हैं। इन को पार्टनर्स हम चाहते क्या हैं, क्यों बना रहे हैं? क्या कुछ लोग मेरे से बात कर सकते हैं कि भाई मैंने कहा जी अपने कनेक्शंस में से कोलेबरेशन करो और कुछ लोगों को आरआरपी, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर, या रेफरेंस रिकमेंडेशन पार्टनर बनो, ताकि आपको पता लग जाए कि ये बंदे कौन है जो रेफरेंस रिकमेंडेशन दे सकते हैं, है ना? जैसे कि आप अपने ही लोगों को, जो अपने गाइड ग्रुप में है, 20 लोग हैं अभी, दोनों सीनियर और जूनियर मिला के, आपको अपने व्यापार के लिए, किसी भी व्यापार में आप हो, किसी को भी फोन करोगे आपको कोई ना कोई वो रेफरेंस रिकमेंडेशन दे देगा। तो रेफरेंस रिकमेंडेशन कब दे रहा है? जब आप उससे मांग रहे हो, तो खुद से तो नहीं दे रहा ना। तो पहली स्टेज क्या होगी, जहां पे रेफरेंस रिकमेंडेशन मिल रहे हैं उसकी चॉइस से। दूसरा, कहा वो खुद आके दे रहा है, जैसे मैं वरुण को जाके दे रहा हूँ, या आप में से कुछ लोग देंगे कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हम आरएसपी मॉडल बना रहे हैं, हम कोको मॉडल के उसके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं यूज करने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि जो आप ये बिल्ड कर रहे हो, लोगों को चाहते क्या हो उनसे? क्या इस चीज की क्लैरिटी कि भाई मेरे पास कनेक्शन है, किस किस काम में आ सकते हैं? मैं क्वेश्चन क्लियर कर पाया आप लोगों को? मेरा रिपीट क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा क्वेश्चन ही है आप लोगों को कि हम कनेक्शंस बिल्ड करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास कनेक्शन हो, कनेक्शन हो। मैं चाह रहा हूँ कनेक्शन से चाहते क्या हो, क्या लेना चाहते हो, क्यों बिल्ड कर रहे हो कनेक्शन से, कहाँ काम आते हैं ये, किस चीज में मदद करते हैं कनेक्शंस? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस बहुत के बड़ी, लिए मेन तो बहुत बड़ी। बिजनेस ही मनी। है। यस। ट्रांजैक्शन, मनी तो रियल ट्रांजैक्शन के लाइफ लिए। में भी करते हैं, मतलब जहाँ मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में ही करते हैं सर। जी जी। तो क्या हमें इस चीज की इन डिटेल पता है? क्योंकि हमें सरफेस लेवल पे पता है कि ये है, बट क्या इन डिटेल्स हम पता है कि भाई क्यों हमें ये कोको पार्टनर या कनेक्शंस या रेफरल पार्टनर अपने लिए बनाने हैं? क्योंकि सबसे पहले ये कोको पार्टनर हमें मदद करते हैं कुछ कनेक्शन और रेफरेंसेस दिलाने में, कि मुझे किसी की जरूरत पड़ गई, किसी ना किसी तरीके से मेरे को मदद करते हैं। कनेक्शन रेफरेंस की बात सिर्फ बिजनेस की नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, कनेक्शन रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी का एडमिशन कराना है, मेरी गाड़ी कहीं पे फंस गई उसको निकलवाना है ना? मेरे हॉस्पिटल में कोई जान पहचान लेनी है,
तो हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हमें बहुत बार लाइफ में कुछ कनेक्शन और रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जहां हम फंस जाते हैं, हम अटक जाते हैं। दूसरा, हमें कुछ लीड्स की जरूरत होती है, नए बिजनेस की जरूरत होती है, नई रेवेन्यू की जरूरत होती है, नए कोलेबोरेशन करने हैं, वहां पे भी काम आते हैं। और कहाँ काम आते हैं? कुछ इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होती है, वहां पे भी काम आते हैं। हमें कुछ ब्रांडिंग और प्रमोशन की मदद चाहिए होती है, दे हेल्प अस इन ब्रांडिंग एंड प्रमोशन। ये हमारे बारे में बात करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं कि नहीं यार इंसान तो अच्छा है। किसी इंसान ने पूछा कि यार नवीन से ग्लू स्टिक लूं या ना लूं, तो उसने कहा ले ले यार, अच्छा इंसान है। तो उसने मेरे को रेफरेंस नहीं दिया है, किसी ने किसी से चर्चा की, किसी ना किसी ने उसके पीठ पीछे उसकी तारीफ कर दी, तो कहीं ना कहीं वो ब्रांडिंग प्रमोशन में उसको मदद मिल गई, उसको सपोर्ट मिल गई। वाई वी डू ब्रांडिंग एंड प्रमोशन? कैन एनीबॉडी टेल? हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग या अवेयरनेस या प्रमोशन क्यों करते रहते हैं? तो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जाने। जाने, उन लोगों का प्रेजेंस के ट्रस्ट। लिए। हाँ, प्रेजेंस के लिए, उन लोगों का ट्रस्ट हो, उनकी अवेयरनेस में हम रहे, उनकी लाइकिंग, उनके नोइंग फैक्टर में रहे, ताकि कोई दूसरा बंदा जब उससे पूछे तो वो उसको आगे पीछे से क्या कह सके, हाँ भाई जानते हैं, यूज करते हैं। किसी ने कहा यार मेरे को ना सॉल्वेटे आइसक्रीम खानी है, खाऊं या ना खाऊं? तो आप क्या रेकमेंड करोगे? कह रहा यार हमें पता ही नहीं था, हम क्या रेकमेंड करें। ये बार सुना है, पता ही नहीं है। नहीं पता ना, कुछ भी नहीं बोल सकते भाई, अच्छी है बुरी है किसी तरीके से है। बट अगर मैं पूछ रहा हूँ क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम मेरे को मंगानी चाहिए नहीं मंगानी चाहिए? तो मंगवा लो, अपने पार्टी बढ़िया है। में बढ़िया बढ़िया है। है, मंगवा लो। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस में है, तो आपने मेरे को डिसीजन दिया, आपने रेफरेंस नहीं दिया क्वालिटी वॉल्स वालों को। क्वालिटी वॉल्स वालों रुको, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, योगेश्वर जी आइसक्रीम खरीदेंगे, ले लो। आर यू गेटिंग मैं क्या समझा रहा हूँ? आपके कनेक्शंस जहां आपकी अवेयरनेस होती है, वो आपको इनडायरेक्टली मदद करते हैं, जहां आपको पता भी नहीं रहता है। इसीलिए हमें अपने कनेक्शन कोलेबोरेशन की पावर के ऊपर काम करना, अपने कनेक्शंस को अच्छे से पॉजिटिव वे में रखना है। और कहाँ पे मदद करते हैं? दे आल्सो बिकम आवर बिजनेस पार्टनर्स। वो हमें मदद करते हैं टीम लाने में, रिसोर्सेज को लाने में, कि भाई मैं एक और सेंटर खोलना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं से आप मेरे को रिसोर्सेज दोगे। भाई सेंटर खोल रहा है तो उस जगह पे खोल ले, उस बंदे से चेयर ले ले, उस बंदे से है ना इंटीरियर का काम करा ले। और कहाँ पे मदद करते हैं? बिजनेस आइडिएशन में, स्ट्रेटेजी मेकिंग में, ग्रोथ में, एक्सपेंशन में। जब हम इनसे कुछ बात करते हैं तो हमें कई बार कुछ अच्छे आइडियाज दे देते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बनवा देते हैं, है ना, किसी न किसी तरीके से एक्सपेंशन ग्रोथ में प्लान कर देते हैं। यानी कि आपके पास जो 3 सेगमेंट के लोग हैं, पहले हो गए पर्सनल, दूसरे हो गए फंक्शनल रिलेशंस, तीसरे हो गए कैजुअल रिलेशंस। यानी कि आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। आपको क्लैरिटी मिली इस चीज की? हम इन कन्वर्सेशन, बातचीत की भाषा में रिलेशनशिप को 2 हिस्सों में बांटते हैं, पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशनशिप। मैंने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को 2 हिस्सों में बांटा और आपको ये समझाने की कोशिश की, प्रोफेशनल के अंदर एक ब्यूटीफुल चीज होती है फंक्शनल, जिनके साथ आपको फंक्शन रखने हैं, आप जिसके साथ आपको निभाना है। मीनिंगफुल और पर्पसफुल रिलेशन, जिनमें आपका एजेंडा है कि मैं कुछ मीनिंगफुल और पर्पसफुल, कुछ प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव क्रिएट करना चाहता हूँ, टाइम पास नहीं करना चाहता। वो कैजुअल रिलेशन होते हैं। अब ये जो रिलेशंस हैं तीनों कैटेगरी के, हमने क्यों रखे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये जितने कैजुअल वाले लोग हैं, जिनके साथ आपकी सिर्फ जान पहचान, आपकी अवेयरनेस है, ये आपको मदद करते हैं इन चीजों के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसलिए हम अपने कनेक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं। क्लियर है जी यहां तक? अब हम बात करेंगे रोटी की, क्योंकि इसी के लिए तो पूरी मेहनत हो रही है। भाई पूरी मेहनत किसके लिए की जा रही है? अगर आप देखो तो बेसिक नीड क्या है? रोटी, पेट भर जाए। तो हम इसी रोटी की आज बात करते हैं, थोड़ा सा समय लगाते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ कन्फ्रंटेशन कराएंगे आज दोबारा से, और समझाएंगे कि बिजनेस की फाउंडेशन पे हम कितने वीक हैं और कितने गलत काम कर रहे हैं। रोटी का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, कि जो आप टाइम लगाते हो उसके बदले में क्या रिटर्न पाते हो, क्या लेकर जाते हो। तो एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए थ्योरी इसको पहले समझेंगे। कैसे समझेंगे? ऑन एन एवरेज एक बिजनेस ओनर पूरे दिन में 10 घंटे लगाता है। आप सुबह 9 बजे चालू हो जाते हो और 7 बजे तक काम करते हो। तो अगर मैं ये कहूं कि आप 30 के 30 दिन काम करते हो, क्योंकि आपकी तो छुट्टी है ही नहीं पूरा महीना, तो आपने पूरे महीने में कितने घंटे काम किया? 300 घंटे काम किया। ये क्लियर है यहां तक, ये वाली बात है? लेकिन मैं मजे की अगर बात बताऊं आप लोगों को, कि एज ए बिजनेस ओनर
आप तो 24 घंटे काम करते हो भाई, पता है आपको। साला सपने में भी यही बात आती है कि किसके पैसे देने थे, किसको लेने थे, कौन टीम मेंबर छोड़ के चला गया। तो यानी कि बिजनेस ओनर की लाइफ तो भैया 24 घंटे चलती है। तो आप दो तरीके से अपनी रोटी कैलकुलेट कर सकते हो। एक जो एक्चुअलिटी है, क्योंकि आप 24 घंटे 30 दिन दिमाग में रखते हो बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बाहर घूमने भी जा रहे हो ना बच्चों के साथ, तो वहां पे भी ना ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट देख के अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ चीज दिख जाती है तो आपको लगता है हमारा है, तो अवेयरनेस तो आ ही रही है ना वहां पे भी यूज करने के लिए। तो आप मोटा मोटा 300 या 720 घंटे आप लगाते हो पूरे महीने में। और ये सोचकर देखो, अगर आप पूरे महीने में लाख रुपए कमाते हो, 1 लाख रुपए आपकी अर्निंग है, तो 1 लाख रुपए अर्निंग पे 300 या 300 720 घंटे लगाए तो आपके पर घंटे की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई? लगभग 150 रुपए। या पॉजिटिव साइड में देखें तो लगभग 325 रुपए आपके 1 घंटे की वैल्यू ये निकल कर आती है। यहां तक क्लियर है? एज ए थ्योरी समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? कि अगर आप एज ए बिजनेस ओनर फंसे हुए अपनी लाइफ में और आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा, तो भैया आप 24 घंटे अपनी लाइफ के वहीं दे रहे हो। तो 24 घंटे अगर आप दे रहे हो तो आप पूरे दिन में 1 घंटे के 150 रुपए कमाते हो। और अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं आपके स्टाफ की, यानी कि जो आपके स्टाफ आपने रखा हुआ है, यानी कि एक मजदूर जो नौकरी करता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिहाड़ी का रेट जो है लगभग 1000 रुपये पर घंटा है, सॉरी 1000 रुपये फुल डे की आती है निकल कर। और वो 25 दिन काम करता है, क्योंकि संडे तो छुट्टी मारेगा, आपके पास थोड़ी ना आएगा। तो कोई बंदा 25,000 रुपये की तनख्वाह पे आपने रखा हुआ है और वो 9 से 6, 9 बजे आएगा और 6 बजे चला जाएगा, नौकरी करता है टोटल। तो उसकी पर घंटे की जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी आती है? 110 रुपये। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को? प्लीज शेयर करो, थोड़ी बात करो हम मेरे साथ। हम बिजनेसमैन होते हुए भी मजदूर हैं। इन चीजों में और हमें ज्यादा फर्क नहीं है, वो ज्यादा बढ़िया है, हम मतलब यस, बेकार। यस। आर यू सीइंग कि भैया वो बंदा आता है, उसके दिमाग में क्लियर है कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, कभी मेरी छुट्टी ना कट जाए, लेट ना काउंट हो, और शाम को चला जाऊं। 25 दिन आता है, संडे की छुट्टी लेता है, आपसे जो पैसे लेकर जाता है उससे अपनी बढ़िया लाइफ जी रहा है। सारी टेंशन आपने ले रखी, आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो कि भैया आपको जहां समय लगाना चाहिए था वो समय कहाँ लग रहा है और किस तरीके से लग रहा है। और इसमें एक मजे मजे की बात मैंने बताई, 1 लाख रुपए सूखे हैं आपके। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाख रुपए कमा भी नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ लाख रुपए अगर आप कमाते हो तब आप उस कैटेगरी में आते हो। मैं आपको जो एहसास कराना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ ना, नाउ कैन यू सी वाई टू हायर ए पीसी, कि क्यों आपको एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर अपनी कंपनी में हायर करना है जिसको आप 15,000, 18,000, 20,000 रुपए दे सको। और जितने भी आपके रिपीट नेचर के टास्क हैं वो आप अपनी टीम को डेलीगेट कर सको, क्योंकि आप घूम फिर के वही काम कर रहे हो जो रिपीट नेचर के, जो रिपीट नेचर। इसी वजह से कृपा अटकी हुई है, क्योंकि जिसके लिए आपको काम करना चाहिए वो काम ही नहीं कर रहे आप। बच्चे का काम था पढ़ाई कर कर आना, वो पढ़ाई नहीं करके आ रहा, वो सारे काम कर रहा है। आपका मेन काम था कमाई करना। आप कह रहे हो नहीं जी मैं मेहनती कर रहा हूँ, मैं चेक डाल के आया आज बैंक में, स्टेटमेंट निकलवा के लाया आज, मैं आज इंटरव्यू लिए मैंने, आज मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कह रहा हूँ भाई बैठ के अपने सिस्टम प्रोसेस सेट कर लो और सिस्टम प्रोसेसेस अपनी टीम को असाइन कर दो, क्योंकि बिजनेस में आने का मकसद था अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ समय, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस। तो सारी चीजें हमने छोड़ दी, फोकस कहीं और कर रहे हैं। मेक योर डेली, वीकली, मंथली रिपीट टास्क की लिस्ट बनाओ, चेकलिस्ट बनाओ, एसओपी बनाओ, अदरवाइज यू विल बी इन ए बिग पेन। जिस दर्द को आप ले रहे हो ना, जिसकी आपको आदत पड़ गई है, क्योंकि ये आदत मुझे भी थी भाइयों। मेरे को तो जब दिखा 3 महीने घर रहने के बाद तब समझ में आया कि क्या घटिया हरकत कर रहा हूँ मैं। रोज ही वही काम कर रहा हूँ। तभी मैंने ठान लिया कि अपना बिजनेस भी ऑटोमेट करना है और औरों का भी ऑटोमेट कराना है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी बिजनेस में तभी आएगी जब आप अपने प्रोसेसेस को, चीजों को डिफाइन कर लोगे। क्योंकि मार्केट में
15, 18, 20 हजार रुपए में, 25 हजार रुपए में लोगों की लाइन लगी पड़ी है जो कह रहे जी नौकरी दे दो। आपके पास वो क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि आपके प्रोसेस सिस्टम सेट नहीं, आपको पता है नहीं इससे करवाना क्या क्या है। उसको एक काम दे देते हो आते ही, बिजनेस लिया, जो आपसे नहीं लाया जा रहा उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो ले आएगा। आप समझो ना इस चीज को। क्योंकि आपको अगर अपने बिजनेस को स्केल करना है, अपने बिजनेस को सस्टेन करना है, बहुत दिक्कत में आ जाओ क्योंकि आप गलत अप्रोच कर रहे हो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्रंट करते हैं, मेरे से बात करते हैं। अगर मैं आपके साथ काम कर रहा होता एज ए पार्टनर, या आप कहीं पे दूसरी जगह काम कर रहे होते, तो चैट बॉक्स में लिखो कि आपकी कितनी वर्थ है, कि भाई मुझे इतनी तो तनख्वाह मिल रही होती, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जितनी आपके अंदर मैच्योरिटी है, आप कहीं पे नौकरी करने जाते। ये आंसर मेरे को ना आप सभी लोगों से चाहिए कि आपको कि इतनी तनख्वाह तो मिल ही जाती भाई साहब बहुत आराम से। चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। नवीन, राधा, अशोक, आशीष, संदीप भाई, प्रणय जी, राहुल, पंकज जी, कि आप अगर अपने इस बिजनेस में नौकरी ना करते, इसी तरीके के किसी दूसरे बिजनेस में नौकरी करते, तो जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपने आज तक मेहनत की, आपको क्या लगता है आपको महीने के इतनी तनख्वाह तो मिलती मिलती बहुत आराम से। 2.5 लाख रुपए पर मंथ, बहुत बढ़िया। 1 लाख रुपए बहुत आराम से, 2 लाख रुपए, है ना। 100% अंदर टटोलो भाई, हिचको मत। कन्फ्रंट करने का क्वेश्चन है। जब तक आप अपना आईने में शीशा नहीं देखोगे, शीशे में अपना चेहरा नहीं देखोगे, पता कहाँ से लगेगा कहाँ दाग है और किसको हटाना है। आप महसूस कर कर देखो, जितना एफर्ट आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, जितनी नॉलेज है, जितना कहीं ये कहीं और काम कर रहे होते, तो आपकी क्या उम्मीद थी भाई महीने के मुझे इतने तो पैसे मिल ही जाते। हर बंदा जो एज ए बिजनेस ओनर है, वो कम से कम लाख रुपए पर मंथ की काबिलियत तो 100% रखता ही रखता है। और अच्छा बिजनेस ओनर है 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख रुपए की काबिलियत रखता है। तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा हूं अभी, कि अगर मैं आपका एज ए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अगर आपका एज ए हैंड होल्डिंग पार्टनर 1 साल तक आपके साथ खड़ा हूं, और मैं आपसे ये पूछूं एज ए स्टेक होल्डर, एज ए कंपनी के, जैसे कि मैं वरुण से बात करता हूं, कि भाई तू 2 लाख रुपए की सैलरी जस्टिफाई करता जो तूने कही, ये हफ्ता जा चुका है, एक हफ्ता तो आप सब लोगों का हो गया ना भाई कंप्लीट। 50,000 रुपये सैलरी आपकी ड्यू होगी कंपनी के ऊपर, आपने किया क्या? अगर आप लाख रुपए की सैलरी रखते हो, 25,000 रुपये तो एज ए बिजनेस ओनर, एज ए पार्टनर, एज ए बॉस, एज ए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मुझे आपको देने हैं ना। हर हफ्ते अगर मेरी पेमेंट होती, तो मंडे को अगर मुझे 25,000 रुपये देने होते, मैं पूछता ना कि भाई 1 तारीख से लेके आज 6 तारीख में, 6 दिन में तूने किया क्या? 25,000 रुपये ले किस चीज के रहा है, या 50,000 रुपये ले किस चीज के रहा है? या आप लोगों से मैं ये पूछूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे साथ में बात करते हुए, आशीष जी, राधा जी, प्रणय जी, अशोक जी, कि भाई आपका पूरा अप्रैल महीना चला गया, आपकी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की तनख्वाह डी होगी, मुझे देनी है, मैं किस बिना पे ये पैसे दूं? आपने अप्रैल में किया क्या मेरे लिए? क्यों? क्योंकि हम सो कॉल्ड बिजनेस ओनर हैं, हमारी कोई जवाबदेही ले नहीं रहा, हमसे कोई पूछ नहीं रहा, हम ये अपने खुद के हैं तो अपने खुद की पीठ थपथपा देते, चल कोई नहीं यार, अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने। मोटिवेशन काम आता है, बट बिजनेस में रिजल्ट मायने आता है। बिजनेस के अंदर रिजल्ट की बात होती है, ना कि एक्शंस की और एफर्ट की। तो मैं आप लोगों से क्या चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, कि भैया आपका जो आंसर होगा ना, वो एक जस्टिफिकेशन का होगा, कोई एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन, कोई स्टोरी, कोई आप कहानी सुनाओगे मेरे को, बट आप देख नहीं रहे हो। रेड के अंदर लिखा है, यू आर किलिंग योर ओन बिजनेस विद योर ओन हैंड्स। आप अपने खुद के बिजनेस को अपने ही हाथों से किल कर रहे हो, जो आपको पता भी नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को मोबाइल दे देती है देखने के लिए, बेटा बात मत कर, 3-4 घंटे में मोबाइल देखता रहता है, उसको पेप्सी पिला देती है लाके, उसको चिप्स खिला देती है लाके, उसके लिए जंक फूड, बर्गर, पिज्जा ऑर्डर कर देती है। उस बेचारी माँ को पता ही नहीं है कि वो अपने बेटे के साथ, अपने बच्चे के साथ कर क्या रही है। अननोइंग है ना, अवेयरनेस में नहीं है कि किस तरीके का कल्चर, किस तरीके का एनवायरनमेंट वो बिल्ड कर रही है। ऐसे एज ए बिजनेस ओनर
हम अपने बिजनेस को खुद अपने हाथों से मार रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा वो तो दर्द में है ना। हम परेशान होते हैं ना डेली, वीकली मंथली बेसिस पे, टेंशन तो आ ही रही है। तो टेंशन आ क्यों रही है? इस व्यापार में आने वाली डिफिकल्टीज की वजह से। और वो किस वजह से है? आपकी वजह से है। क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो, आप हर चीज के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन दे रहे हो। जी ये कहानी थी, इस वजह से नहीं कर पाया, ये दिक्कत आ गई थी, वो आ गई थी। अरे रिपीट नेचर की दिक्कत हो रही है भाई। पिछले 1 साल से मैं खुद अपने ऊपर देख रहा हूँ, अपने आप को आईने में। तभी मैं इन चीजों को कर पा रहा हूँ और आपसे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज ए बिजनेस ओनर आपका माइंडसेट कहाँ लगना चाहिए टू सेव योर मनी और योर टाइम। चैट बॉक्स में डालकर बताओ। एज ए बिजनेस ओनर आपका माइंडसेट, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? पैसे बचाने पे या समय बचाने पे? समय बचाने के लिए। चैट बॉक्स में 1-2 आंसर और करेंगे। तो टाइम को सेव करने के लिए होना चाहिए। पैसा तो दोबारा भी आ जाएगा, टाइम नहीं आएगा ना। है ना? टाइम। कितना बढ़िया आंसर दिया, सब लोगों ने आंसर दिया। यानी कि नोइंग वर्ल्ड में तो पता है सब लोगों को कि भैया हमें क्या बचाना चाहिए, टाइम बचाना चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं रहे कि बिजनेस ओनर बने क्यों हो आप। आपको दूसरों का समय खरीदना है, ताकि आप अपना पैसा बचा सको। तो 3 स्टेजेस होती हैं एक बिजनेस ओनर की लाइफ में, जहां पे उसको सेव करना है। क्या सेव करना है? सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे उसको सेव करना होता अपना पैसा, लेकिन एक समय तक। हमेशा हर काम को नहीं करना होता है। फिर एक स्टेज आती है जहां उसको सेव करना होता है अपना समय, और फिर उसको सेव करनी होती है अपनी अटेंशन। क्योंकि आप बंदे को क्या कह रहे हो कि जी बंदा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन अटेंशन नहीं देगा, तो आप उसके समय का करोगे क्या? अटेंशन इज मोस्ट प्रीशियस थिंग। अब आप खुद ये डिसाइड कर लो कि आप कहाँ पे अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो। आप पहली स्टेज पे जिंदगी बिताना चाहते हो, दूसरी पे आना चाहते हो, या तीसरी को अभी से बिल्ड करना चाहते हो? आज ही सुबह मैंने स्टेटमेंट लिखी है अपनी नोटबुक में। आई विल टेक एवरी आवर और एवरी डे कि मैं अपने अटेंशन और अपनी एनर्जी को कैसे बचा। क्योंकि कल किसी के लिए मैंने कुछ किया तो मेरी डे की लर्निंग है। क्योंकि रोज रात को जब मैं डीपीआर भरता हूँ तो अपने कुछ रियलाइजेशन, अपनी लर्निंग लिखता हूँ। तो मैंने महसूस किया किसी मैडम के लिए मैंने लगभग 7-8 दिन पूरी प्रैक्टिस की, मेहनत की उसके बिजनेस मॉडल को बनाने में, समझने में, समझाने में। और कल जब उसके लिए मैंने वो रिसोर्सेज को कलेक्ट किया तो मुझे समझ में आया कि इस मैडम का माइंडसेट ही नहीं है बिजनेस को बिल्ड करने में, प्रोसेस को बनाने में, सिस्टम को बनाने में। उसका सिर्फ ये है कि यार आप मेरे एनजीओ के लिए चंदा लिया, मेरे एनजीओ के लिए चंदा लिया। अरे भाई चंदा आएगा कहाँ से यार? ना तेरे पास लोग हैं, ना तेरे पास सिस्टम है, ना स्ट्रक्चर है। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई मुझे अपनी एनर्जी 100% उसके साथ लगानी है जिसका माइंडसेट मेरे साथ मैच करता है, जो कह रहा है कि सर सिस्टम बनाएंगे, प्रोसेसेस बनाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे। पैसा बचाएंगे नहीं, लगाएंगे, साला कहीं से लाना पड़े। आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा कि मैं मेंटरिंग ले रहा हूँ, अक्षर यादव मेरे गुरु मेंटोर है। 1.5 लाख रुपए महीना मैं टुकड़ों में दे रहा हूँ। उनसे मैंने किस्तों के ऊपर बात की, क्योंकि मुझे पता था कि ये पैसे मेरे को फलेंगे। साला लोन लाना पड़े, किसी किस्तों में देना पड़े, ईएमआई में देना पड़े, बट मुझे अपने लिए एक कोट पैंट सिलवाना था जो शायद 15-20 हजार का आ जाता, मैंने अवॉइड कर दिया। बट मैं 4.5 लाख रुपए दे रहा हूँ किस्तों में, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, ये मेरे लिए फोकस रखता है, मायने रखता है, यही मेरे को नैया पार कराएगा। तो आपको एज ए बिजनेस ओनर ये समझना होगा, ये देखना होगा, कंसिडर करना होगा कि आप किस स्टेज पे रहना चाहते हो। शुरुआती दिनों में समझ में आता है कि आप मनी बचाते हो, लेकिन एक्चुअल में आपको इस स्टेज पे जाना है जिसकी आपको अवेयरनेस है, वो है टाइम बचाने पे। और फिर आपको फोकस करना है अपने आप को, अपनी अटेंशन बचाने पे। तभी आप अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में वो अबंडेंस ला पाओगे जो आपको लेकर आनी है। आपने बहुत बार एक चीज सुनी होगी, है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये बड़ी मोटिवेटिंग फेमस लाइन, बड़ी अच्छा लगता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। लेकिन ये पुरानी हो चुकी है, ये ओल्ड बिलीफ सिस्टम है। बिजनेस ओनर का जो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए
उसका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए रिजल्ट स्पीक्स लाउडर देन एक्शन एंड वर्ड्स। एज ए बिजनेस ओनर रिजल्ट पे फोकस करना, क्योंकि रिजल्ट ही तो मायने रखता है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेट गेटिंग रिजल्ट्स इन योर बिजनेस? आपके बिजनेस में अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? आपको कोई टीम है जी, हालात है, मोदी है, जो वार चल रही है, लड़ाइयाँ युद्ध चल रही है यूक्रेन के, वो है। आप कितने एक्सक्यूज एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन दे दें, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन बिजनेस। आप ही ने शुरुआत की थी आपके बिजनेस की, घर वालों ने नहीं कहा था कि जाके ये रियल एस्टेट का या इसका काम शुरू करो। यू चूजन योर बिजनेस एंड यू आर नॉट मेकिंग इट प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस के बेसिक्स की क्लैरिटी नहीं है। क्या है कि लाइफ की एक लर्निंग है। क्या लर्निंग कहती है? पर्सनल लाइफ में अप्रिशिएट करो एफर्ट्स को, बट प्रोफेशनल लाइफ में अप्रिशिएट करो रिजल्ट्स को। शुरुआती डिस्कशन क्या हुआ था पर्सनल लाइफ का? आपको आपके बच्चे को आईएएस बनने पे ताली नहीं बजानी। वो बच्चा जब कोचिंग में जा रहा है, रात को पढ़ रहा है, एफर्ट लगा रहा है, आपको उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। वाह बहुत बढ़िया, ये तो मेरा पहले से आईएएस ऑफिसर है। बने ना बने वो तो बात की बात है। वाह बेटा बहुत अच्छा तो स्कूल जा रहा है। वाह बच्चा तो होमवर्क कर रहा है। आप अप्रिशिएट किसको कर रहे हो? उसके रिजल्ट को। वाह फर्स्ट पोजीशन आ गई। अरे वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। पर्सनल रिलेशंस जो होते हैं, जिसको आप कहते हैं ये मेरे पर्सनल हैं, उनको हमेशा उनके एफर्ट्स पे, उनके एक्शन पे अप्रिशिएट करना होता है। प्रोफेशनल रिलेशंस को अप्रिशिएट करना होता है उनके रिजल्ट पे। भैया आप उसको प्रोफेशनली पैसा दे रहे हो तो पैसा उसकी तारीफ करने के लिए नहीं दे रहे हो, उसको मोटिवेट करने के लिए नहीं दे रहे हो भैया, रिजल्ट के लिए दे रहे हो। मोटिवेशन चाहिए तो अपने सिस्टम प्रोसेस को याद कर। 4 काम होने हैं। मैकडोनल्ड्स इतनी दुनिया इतने टाइम से कर रहा है यूज करने के लिए, बट हमें वो बेसिक थिन लाइन ही नहीं पता। हम चाइना में जाके हिंदी की बात कर रहे हैं। आप बिजनेस में आके, प्रोफेशन में आके डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो बेसिक्स के अंदर। और ये बात कौन समझता है? ये बीजेपी समझती है। बीजेपी कैसे समझती है? क्योंकि आप अगर अपनी बीजेपी बना लो, आपके बायर का जर्नी पाथ बना लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बिजनेस को चलाना कैसे। तो बीजेपी क्यों मायने रखती है? बीजेपी इसलिए मायने रखती है कि आपके पास जो स्ट्रेंजर आता है वो कैसे आपका फैन बने, कैसे उसके साथ लाइकिंग बढ़े, इस चीज को डिफाइन करती है बीजेपी, यानी कि आपके बायर जर्नी के बाद। तो एज ए बिजनेस ओनर आपको आपके बिजनेस के स्टेप्स एंड स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि जब लीड आएगी तो कैसे आएगी, किस किस तरीके से आएगी। जब लीड आ गई आपके पास में तो उसको क्या मेल जाएगा, क्या व्हाट्सएप जाएगा, कैसे कॉल पे आप बात करोगे। जब वो बात कर ली तो उसको आप अपने प्रोजेक्ट, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे प्रेजेंट करोगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी कन्विंसिंग के टूल थे, 3 वाई, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड फॉर्मूला, प्राइसिंग के कंपैरिजन, वो सारी चीजें कहाँ आती है? स्टेज पे आती हैं आपके साथ में। उसके बाद फॉलोअप की स्टेज, कि जो फुल इंटरेस्टेड उनको कैसे मैनेज करना है, लेस इंटरेस्टेड उनको कैसे मैनेज करना है, तो नॉट इंटरेस्टेड है उनको कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट, जब वो क्लाइंट क्लोज हो गया, वो क्लाइंट आपके साथ ऑन बोर्ड हो गया, जब आपका वो क्लाइंट बन गया, उसके साथ पैसे का लेन देन हो गया, फिर क्या क्या करना है, कैसे करना है। फिर पेमेंट कलेक्शन, कि जब इससे पेमेंट आएगी किस तरीके से आएगी, क्या इसको डिटेल जाएंगी, क्या रिमाइंडर मैसेज जाएंगे। फिर रिपीट और रेफरेंस, अगर वो रिपीट करता है या रेफरेंसेस देता है तो कैसे होगा। इन सारी चीजों की स्टेज वाइज कॉलिंग स्क्रिप्ट्स बनेंगी, ईमेलर्स बनेंगे, मैसेजेस बनेंगे, चीजों को डिफाइन करना होगा। तब आपका स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल वे में आगे की तरफ चलेगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये आपकी डिजिटल एसेट है मेरे भाइयों, जो आपके बार बार काम आती है। इन डिजिटल एसेट पे थोड़ा सा समय लगाओ, इनको रेडी कर लो। जैसे कि मैंने एक चीज बताई थी, बहुत सारे लोगों ने अब तक नहीं की। मैंने पहली क्लास में एक चीज की शुरुआत की थी, इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन बना लो, क्राफ्ट कर लो। क्राफ्ट मतलब मैंने उसको बनाया, मैंने उसको छेने हथौड़े से तोड़ा है। क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मिट्टी थी उसको तोड़ा है। और 18-20 लाइनें आप ऐसी लिख लो, जब भी आप किसी से मिलो तो आपको पता रहे मुझे ये वाली बातें बोलनी है, इसको कुछ भी नहीं बोलना है। बट हम मानेंगे नहीं, हम तो वही घिसी पिटी 5 बातें बोलेंगे।
और फिर हम उम्मीद करेंगे इसकी नोइंग और लाइकिंग बढ़ जाए, ये बंदा ट्रस्ट कर ले। उस कन्वर्सेशन में क्या ऐसी बात थी जिससे उसका ट्रस्ट बढ़े मेरे ऊपर, जिससे बातचीत हो। डॉक्टर हेमंत जी को स्पेशली बताया गया कि आपको दो चीजें अपनी कन्वर्सेशन में बोलनी है। पहली क्या, कि जब दिल्ली के ओलंपिक गेम्स हुए तो आई ऑफिशियली अपॉइंटेड दैट एज ए डॉक्टर। दूसरा, कि मैं जापान से पढ़ के आया हुआ हूँ, जहां मेरे को करोड़ों का पैकेज मिल रहा था जो मैंने छोड़ा है, और मैंने आईआईटी दिल्ली से बिजनेस से रिलेटेड एक डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है। तो ये तीन चीजें जब वो अपने इंट्रोडक्शन में बताता है, तो आप लोगों को क्या समझ में आया तीन चीजें सुनकर? कोई बता सकता है? मैंने तीन चीजें डॉक्टर हेमंत जी के बारे में आपको बताई अभी। अशोक जी, आशीष जी, संदीप सर जी, एक तो कौन? ये बताया आपने उनको कि भाई ये जो ओलंपिक हुए थे उसमें हम्म, उनको एज ए डॉक्टर जो है बुलाया गया पहले ऑफिशियल के लिए। अपॉइंट थे वो हाँ, अपॉइंट किया। एथलीट्स के लिए। तो जापान दूसरा से ये पढ़ वो के आए। जापान से पढ़ के आया कि भाई हम्म, अपना लाखों का करोड़ों का पैकेज छोड़ सकता था, लेकिन वो यहाँ पर रुक गया। तीसरा मैं मिस कर गया। हम्म। तीसरा मैंने बताया था कि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए आईआईटी दिल्ली से डिप्लोमा कोर्स किया है कि बिजनेस को कैसे चलाना है। तो जब वो ये तीन बातें बोलता है, तो मैंने कहा कि इस बात को बताना, क्रिएट करना है, ऐसे बताना कि अगले बंदे को लगे यार क्या बात बता रहा है। फट 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 करके नहीं बोलना है, रट्टू तोते की तरह, विद इमोशन। कि मैंने अपना जो एजुकेशन की वो जापान सीखी है, जहां मेरे को करोड़ों का पैकेज मिल रहा है, बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे देश में आना था, मुझे बिजनेस बनाना था, और मैंने बिजनेस के लिए आईआईटी दिल्ली से डिप्लोमा किया और अपने बिजनेस की शुरुआत की, जिसका रिजल्ट ये रहा कि जब दिल्ली में ओलंपिक्स हुए एथलीट्स के लिए, मुझे ऑफिशियली डॉक्टर अपॉइंट किया गया। तो तीन लाइनें जब बोलेगा, अगले बंदे के दिमाग में नोइंग, लाइकिंग और ट्रस्ट, तीनों चीजें बिल्ड हो रही है। उस बंदे पे ट्रस्ट भी कर पा रहा है, उसकी लाइकिंग भी बढ़ रही है, उसकी नोइंग भी बढ़ रही है उस बंदे के प्रति। वो क्या बोल रहा है, भारत एक बनाना है, विश्व हिंदू बनाना। अबे नहीं बात करनी भाई, ये तब करनी है जब आपका उसके साथ याराना हो जाए, बातचीत हो जाए, तब उसके साथ आपका अच्छा लगाव हो जाए। वन हिंदू राष्ट्रीय ये कब आती है, जब आपके साथ उसका पर्सनल अटैचमेंट आता है, तब चीजें क्रिएट होती हैं उसके साथ में। जब आपके पास मास्टर पीस है तो मास्टर पीस दो ना पहले, क्यों दे रहे हो दूसरा पीस? तो ऐसे ही आपकी लाइफ के भी मास्टर पीस है मेरे दोस्तों। उनको ठीक कैसे है रिकॉग्नाइज सर? भैया, आप लिखो, आप सोचो, मेरे से डिस्कस करो कि भाई ये मैंने लिखे, इसमें से क्या धार लगाई जाए, तो मैं बताऊं इसमें ये धार लगा लो, ये धार लगा लो। इतना बड़ा मैसेज भेजा था मेरे को डॉक्टर साहब ने, काट के उसमें से 15 लाइनें दी। मैं कहा यही लाइनें रखे भाई, और कुछ नहीं रखनी, ये फालतू का ड्रामा हो। कि मैंने न्यूजीलैंड से भी किया, वो क्या, अरे याद नहीं रखेगा ना, वो देखेगा कितना बूस्ट कर रहा है, तो वो एंगल भी तो देखना है। उनको बताया इंट्रोडक्शन में, उनको बोलूंगा दोबारा भेजेंगे, अपने इंट्रोडक्शन में वो मम्टी टेक्निक भेजते थे। हाँ। मम्टी टेक, कौन इंटरेस्टेड है मम्टी टेक्निक जानने से, क्या है क्या नहीं? वो ये इंटरेस्टेड है भाई, तू डॉक्टर है, तूने क्या करिश्मा वो दिखा दे। तो एक बंदा मोटा सा जिससे चला नहीं जा रहा था, उसके घर वाले उसको उठा रहे थे, है ना, वो उसको लेकर जा रहे थे। वो बंदा धीरे धीरे, उसकी जर्नी दिखाई गई, 1 मिनट की वीडियो थी, जहां पे बंदा चलने लग गया। मैं एज ए ह्यूमन, मेरे इमोशन में इसको देखने में इंटरेस्टेड हूँ। तो कह रहा नहीं मम्टी टेक्निक बताओ, एम ये है, टी ये है, अरे नहीं इंटरेस्टेड भाई ज्ञान में, आई एम इंटरेस्टेड टू एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आता है इमोशन से। तो मैंने कहा ये वीडियो नहीं भेजनी बिल्कुल भी, ये वाली भेजनी है। इसके ऊपर लाइक कितने आ रखे, इसके ऊपर लाइक आ रखे हैं तेरे लगभग 23,000, उस पर लाइक आ रखे तेरे 200। यार सबकॉन्शियस माइंड देखता है ना कि जिस वीडियो को मैं देख रहा हूँ उसको कितने लोगों ने देखा है, तो उससे भी तो ट्रस्ट आता है कि 23,000 लोग देख चुके, इसका मतलब ट्रस्ट अच्छा बंदा है। छोटी छोटी बातें हम नोटिस नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे कोई बड़ी चीज करा दो। छोटी चीजों से बड़ी चीज का क्रिएशन होता है भाई। छोटा सा नमक है भाई, ठीक तरीके से ना डाला जाए तो पूरी सब्जी को खराब कर देता है। आप कह रहे हो तो छोटी सी बात है, अरे यही बात तो इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बायर जर्नी बनेगी, बनेगी कैसे? क्योंकि मकसद तो अपने स्ट्रेंजर्स को फैन बनाना है ना, अपने साथ जोड़ना है, उसको आगे लेकर जाना है। तो आपको आपके पास रेडी करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की लिस्ट। कि क्लाइंट आपसे बार बार कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसकी लिस्ट में फ्रीक्वेंटली आस्क ऑब्जेक्शंस। बहुत बार आपसे क्लाइंट बहुत सारे ऑब्जेक्शन करता है, जैसे कि मैडम जी आपका प्राइस महंगा है, ये ऑब्जेक्शन है उसका। यानी कि वो लेना चाह रहा है लेकिन क्या कह रहा है, जी महंगा है आपका। मैडम जी आपके यहाँ सीटें जो है ना, कोवर्किंग में सीटें छोटी हैं। मैडम जी आपकी लिफ्ट जो है ना वो कभी नहीं चलती है।
मैडम जी आपके पार्किंग में ना गंदगी बहुत रहती है, तो क्या उसके ऑब्जेक्शंस हैं? क्वेश्चन क्या है कि मैडम जी क्या सातों दिन आपका ऑफिस खुला रहता है? मैडम जी क्या मैं अपनी सीट पे किसी और को बैठा सकता हूँ? मैडम जी क्या मैं चेक दे सकता हूँ सिक्योरिटी की जगह, कैश की जगह? ये क्या उसके आस्क क्वेश्चन है, वो जानना चाहता है। तो आपने क्या अपने बिजनेस से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली आस्क ऑब्जेक्शन की लिस्ट बना लिया है? उसको क्राफ्ट कर लिया एज ए डिजिटल एसेट? प्लस आपको ये सारी चीजों का ज्ञान कहां से आएगा? जब आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंटरव्यूज करोगे और कुछ फीडबैक लोगे। इंटरव्यू और फीडबैक किन लोगों से लेना है? 4 तरीके के लोगों से लेना है। पहले वो लोग जो आपके टारगेट ऑडियंस हैं। कौन से लोग? जो आपको लगता है कि ये आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज ले सकते हैं। दूसरे कौन से? जो खरीद नहीं पाए, क्लाइंट आए आपके पास एज ए लीड बट उन्होंने आपसे लिया नहीं। नेक्स्ट कौन से? जो आए क्लाइंट बन गए। और चौथे कौन से? जिन्होंने लिया था लेकिन दोबारा नहीं लिया। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं जिनसे आपको बात करनी है, जिनसे आपको समझना है अपने ही व्यापार को, उनसे फीडबैक लेनी है। क्योंकि जब इनसे आप बात करोगे तभी आपकी बायर जर्नी बनेगी, तभी आपके ऑब्जेक्शंस बनेंगे, तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तभी आगे की कहानी होगी। तो ये 4 तरीके के लोग होते हैं एज ए बिजनेस ओनर आपकी लाइफ में, जिनकी आपको पूरी साइंस पता होनी चाहिए। हमारी 5वीं जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि आपको आपकी टारगेट ऑडियंस को समझना है, उसके नीड को, उसके पेन को, उसके डिजायर्स को। तो ये कहाँ से समझोगे? जब आप इन 4 तरीके के लोगों से बात करोगे, उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, उनसे इंटरव्यू लोगे, उनसे फीडबैक लोगे। एक वो जो एज ए टारगेट ग्रुप हैं, एक वो एज ए जो टारगेट ग्रुप आपके पास आ गए थे लीड की फॉर्म में बट क्लाइंट नहीं बने। एक वो जिन्होंने पैसा दिया क्लाइंट बन गए। एक वो जो क्लाइंट बन गए लेकिन दोबारा नहीं बने, ना कोई रेफरेंस दिया ना रिपीट किया। तो इन 4 तरीके के लोगों की साइकी को समझोगे, बातचीत करोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि आपको भी अपनी बायर जर्नी के अंदर, जैसे कि मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड पे प्रोडक्ट बना रखे हैं। आपको पता है ना कि मेरा फ्रंट एंड क्या है? मेरा 300 रुपए की मास्टर क्लास जो हम 19 तारीख को करने वाले हैं। तो आप लोगों को अपनी कच्ची लिस्ट बनानी है। तो संडे को जो आपके दोस्त या रिश्तेदार गाइड प्रोग्राम करना चाहते हैं उनको इनवाइट करना है। तो मेरा क्या फ्रंट एंड प्रोडक्ट है, एज ए बायर जर्नी ये प्रोडक्ट है मेरा। इसके बाद मैं क्या बेचता हूँ? मैं गाइड प्रोग्राम या जीपीसी बेचता हूँ। वो मेरा क्या हो गया? अपसेल, यानी कि एक छोटी ट्रांजेक्शन होगी, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा। तीसरा होता है क्रॉस सेल। क्रॉस सेल में उसको मैं डिफरेंट चीज क्या दे सकता हूँ मेरे अलावा, तो मैं क्या उसको पिच कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आपको आपके बिजनेस मॉडल के अंदर बायर जर्नी बनानी है, सर उसको मेरा एक डिटेल। क्वेश्चन था यहाँ पे। जो आप जैसे बता रहे हो क्रॉस सेल में मतलब ये प्रोडक्ट से रिलेटेड ही या मतलब कुछ और भी हम क्रॉस सेल कर सकते हैं? मैं मतलब इसको ना, जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, मैं इसको ना हाँ एज ए लेमैन जो समझता हूँ, जो समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत बेसिक लैंग्वेज में। आपका फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया टॉफी प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा होगा जो आपके पोर्टफोलियो में आप ही बेचते हो, वो आप ही की तो प्रोडक्ट है, तभी तो हाँ अपसेल हुए। क्रॉस सेल हुआ जो आपका नहीं है। मतलब मेरा मेरा मानना पॉइंट है, ये है सर कि मतलब यहाँ पर बात सिर्फ हम प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। हाँ, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो आपका है। तीसरी जो स्टेज है मैं जिसको डिफाइन करता हूँ वो है क्रॉस सेल, जो आपका नहीं है, आप किसी और का दे रहे हो। जैसे मैं आपको कोवर्किंग का एक पैकेज भेज दूं कि भाई आप अपना, जैसे मैंने बोला अशोक भाई को कि अशोक भाई आपको दिल्ली में आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए ना, गिफ्ट विफ्ट बेचने के लिए, ऑनलाइन बेचने के लिए। तो आप वाईसी कोवर्किंग को अपना एड्रेस बना लो। 20,000 रुपये पूरे 1 साल के हैं, 5 दिन आ भी सकते हो। तो वो मेरे क्लाइंट किस चीज के हैं? गाइड प्रोग्राम के। बट मैं अब प्रोडक्ट क्या बेच रहा हूँ? कोवर्किंग का अलग प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। या आप में से कुछ लोगों ने वरुण की कंपनी में एज ए इन्वेस्टर, एज ए ग्रोथ पार्टनर पार्ट लिया है कि भाई जुड़े हैं। तो वो प्रोडक्ट मैंने बेचा ना, मेरा तो नहीं है ना। किसका बेचा? मैंने वरुण की कंपनी का बेचा, भाई ये आप ले लो, ये ठीक रहेगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बिजनेस ओनर आंख बंद करके क्या कह रहे हैं, मैं तो अपना ही बेचूंगा, अपना ही बेचूंगा, अपना ही बेचूंगा। अरे भाई, क्लाइंट कुछ और भी ले सकता है, मतलब वो बेच लो। लोग देसी घी बेच के क्लाइंट बना रहे हैं, लोन बेच पा रहे हैं। तुम कह रहे नहीं जी अपना ही बेचेंगे।
तो सर मकसद क्रॉस सेल में मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अभी भी कंफ्यूजन है, तो क्रॉस सेल में तो सर हमने किसी की हेल्प कर दी ना वो तो, पैसे या मिले, हमने उसके अगेंस्ट में पैसा लिया है? पैसा लिया तो अभी तो प्रोडक्ट बिका ना। तो आपने कहाँ पैसा लिया, अगर वरुण की केस की मैं बात करूँ तो? अरे मैं को फाउंडर उसकी कंपनी में, अच्छा। बिजनेस मॉडल सारा मैंने बनाया है, जान लगा रहा हूँ, नाम दे दिया मैंने। अगर 100 करोड़ की ब्रांड नहीं बना तो मेरे मत्थे पे लगेगा ना। तो मैंने तो जिम्मेदारी ली, मैं बना के देता हूँ, मेरा प्रॉमिस है, लिख रखा है ये रहा, फोटो खींच के भेजता हूँ। 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, सुबह उठ के उसी को देखता हूँ सबसे पहले। नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड, लेट्स रिवाइज। जो कुछ हमने अभी पढ़ा है, आज डिस्कस किया है, ये सारे पॉइंट प्लीज, आप ना ये चीटिंग करते हो मेरे साथ में। जो भी कुछ क्लास में आपने पढ़ा है ना, इसका ना वॉइस नोट हाथों हाथ छोड़ दिया करो ग्रुप के अंदर। वॉइस नोट से ना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, आपको भी क्लैरिटी मिल जाती है। 2 मिनट का काम है, हाथों हाथ खत्म हो जाता है। तो इसको ना अभी कंप्लीट कर देना। आपको सिर्फ मैं बता दूं, अनाउंसमेंट मैंने बता दी कि हम अपना नेक्स्ट बैच की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट बैच होगा 11 जून से स्टार्ट। तो इसको शुरू करने से पहले हम 3 मास्टर क्लास करेंगे, ऑनलाइन होंगी सारी। 19 तारीख को, 26 तारीख को और 2 तारीख को, हर संडे को होगी। आप में से किसी को भी अगर रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हो अपनी पहली क्लास पूरी की पूरी सारी। आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है जिसकी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आप उनको बताने शुरू करो, भाई गाइड प्रोग्राम है, अगर अटेंड करना चाहते हो तो 300 रुपये का एक एंट्री फीस है, 6 घंटे की क्लास होगी, अटेंड करके देख लो और आगे चलो। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, कौन सी वो सिचुएशन है जहां पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप ना नहीं कह पाते। क्या वो तरीके हैं जिसकी वजह से आप रुक जाते हो ना ना कहने से। क्या बेनिफिट है ना कहने के, किस तरीके से उसको हम सीखें ना कहना। कैसे आपको फीडबैक देनी है लोगों को, उल्टी नहीं करनी है, जजमेंट नहीं देना, फीडबैक देनी है। कैसे आप काम को डेलीगेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कहाँ, हमारी अगली क्लास में। तो विद दैट, थैंक यू सो मच। आपका किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, हाउस इज ओपन फॉर दैट। अदरवाइज यू कैन गो एंड यू कैन हैव योर टाइम। सिर्फ आप अपना वॉइस नोट ग्रुप में जरूर छोड़ो, ठीक है जी।